जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेबी स्टडी पॉइंट्स में। तो कैसे हैं आप सभी? कल की केवल एक ही क्लास की थोड़ा सा गैप हुआ था, तो आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं उसमें मैथ और साइंस नहीं रीजनिंग के कॉम्बो सवाल होने वाले हैं दोनों के, है ना। तो अभी तक जितनी मैंने मैराथन क्लास ली हैं उन सभी में या तो मैथ के क्वेश्चंस हुए हैं या रीजनिंग के हुए हैं। जो आज की क्लास होने वाली है उसमें आपके मैथ के भी और रीजनिंग के भी प्रीवियस क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक सेक्शंस को आपने लाइक नहीं किया तो सेक्शन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास मैराथन होने वाली है। बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाइए, जो भी खाने पीने का लेना है उसे भी ले लीजिए और किताबों को बिल्कुल साइड रख दीजिए। अपना एक रफ रजिस्टर ले लो जिस पर जो भी सवाल है उसको आप बिल्कुल तेजी से करके उसका कमेंट कर पाओ। तो चलिए दोस्तों, आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया हमारा ऐप तो हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लो, क्योंकि आज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनकी यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सभी पीडीएफ हमारे ऐप पर मिल जाएगी अभी, है ना। और हमारे लेटेस्ट बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हो, है ना, जो लेटेस्ट बैच आने वाले हैं उन सभी को आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे ऐप पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस पर है ना, बहुत कम फीस पर है। और टेलीग्राम से यदि आप हमारे जुड़े नहीं हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर एनटीए फर्स्ट के रेगुलर 50 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज डेली चलती है इस पर, है ना, डेली टेस्ट होते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। और ये वाला जो प्रैक्टिस सेट है प्राचीन भारत का इतिहास, ये बिल्कुल नया लॉन्च हुआ है अभी, ये अभी बिल्कुल लॉन्च हुआ है, हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है। तो जिनको ये प्राचीन भारत का इतिहास का सेट लेना है और जिनको इस टेंशन में नहीं रहना कि हमें इस बुक से भी एमसीक्यू करने हैं, इस बुक से भी करने हैं, इस बुक से भी करने हैं, आप सभी का एक रामबाण खरीद लो, है ना, जो किस नाम से प्राचीन भारत का इतिहास प्रैक्टिस सेट है। इसमें सारे रामबाण जितने भी क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट या बहुत डीप क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, है ना। तो इसको ले लीजिए, इसको ले डाला तो लाइव झिंगा लाला, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब ये सब होने के बाद अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज का मैराथन क्लास का फर्स्ट सवाल। अभी तक मैराथन क्लास में आपका डीआई चैप्टर का कोई क्वेश्चंस नहीं हुआ था, है ना। तो आज से मैं रेगुलर जब भी मैराथन क्लास होगी तो उसमें डीआई के क्वेश्चंस लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मैं डीआई के स्पेशल डालूंगा, क्योंकि डीआई अलग से एक चैप्टर है, एक ब्रांच है जिसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि हमारे सामने क्वेश्चंस हैं, तो डीआई क्या बोलता है? डीआई बोलता है एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसको फॉलो करते करते हमें आंसर देने हैं ना। तो देखो, इस क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित तालिका में किसी संस्थान के विभाग में विद्यार्थियों की कुल संख्या छात्राओं और छात्रा मतलब फीमेल और मेल के प्रतिशत मतलब परसेंटेज में दिए गए हैं के साथ दर्शाए गए हैं। नीचे दिए गए आंकड़ों आधार पर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर दो। मतलब इसको अगर हम समझें तो ये कहा जा रहा है कि कोई डिपार्टमेंट है, जैसे कंप्यूटर डिपार्टमेंट हुआ, सिविल हुआ, मैकेनिकल हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, तो ये सारे डिपार्टमेंट है ना। तो इस डिपार्टमेंट में यदि हम बात करें, यदि मैं करूँ कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, तो कंप्यूटर में जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं? 840 है। इतना बात समझ में आई। फिर हम देख रहे हैं कि 840 में से फीमेल कितने हैं। देखो, छात्राओं का मतलब है यहाँ पे फीमेल्स हैं, तो यहाँ फीमेल कितने हैं? तो आप बताएंगे 45%। ये परसेंटेज में 45% क्या है? हमारी फीमेल है। और यदि मैं बात करूं मेल की, तो मेल है इसमें 55% इसमें मेल है। तो ऐसे ही ये सारा दिया गया है, मतलब ये टोटल को दिखा रहा है, ये अलग अलग परसेंटेज में। तो इस सवाल में क्या हो सकता है, क्या हमें ज़्यादा क्रिएट कर सकता है प्रॉब्लम? तो वो क्या होगा कि जितने भी हमें वैल्यू दी गई हैं मेल और फीमेल की, ये सभी परसेंटेज में दी गई हैं। अगर ये सभी विदाउट परसेंटेज दी गई होती तो ये सवाल बिना देखे ही सोल्व हो जाता आराम से, मतलब बिना सोल्व करे ही ये सवाल होता। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ परसेंटेज में दिया गया है, तो यदि हमसे मेल की या फीमेल की बात करता है, इनकी संख्या एक्चुअल संख्या पूछता है,
तो हमें वहां पर 840 का 45% निकालना होगा कि 840 का 45% फीमेल हैं, तो वे संख्या में कितनी है, एक्चुअल कितनी है। तो 800 का 45% जब हम निकाल लेंगे तो वो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी। ऐसे ही जब मैं 840 का 55% निकालूंगा तो वो मेरे पुरुष जो आएंगे वो एक्चुअल वैल्यू निकल आएगी। बस इसमें और कुछ नहीं है, इस सवाल में और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल देखो आज का, यदि मैं आज के पहले सवाल की बात करूं तो ये कह रहा है कि मैकेनिकल विभाग में छात्राओं की संख्या का इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में छात्रों की संख्या के साथ अनुपात बताओ। तो यहां दो चीज की बात हो रही है, एक तो मैकेनिकल की बात हो रही है, ठीक है, मार्कर चेंज कर लेता हूं। देखो एक तो बात हो रही है इसमें मैकेनिकल की और एक बात हो रही है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स से होती है, तो दोनों के पास चलते हैं। क्या कह रहा है, मैकेनिकल विभाग में छात्राओं की संख्या, छात्राओं की संख्या। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ हमसे वो संख्या पूछ रहा है। संख्या मतलब हमसे एक्चुअल वैल्यू निकलवाएगा, जैसे मैंने कहा आपसे। तो एक्चुअल वैल्यू कैसे आएगी, परसेंटेज में वैल्यू निकाल के। तो मैकेनिकल और एम और ई पे चलते हैं। यदि मैं बात करूं यहाँ पर कि मैकेनिकल में हूं तो मैकेनिकल का पोर्शन मेरा ये वाला है। मैकेनिकल का कौन सा है, मेरा ये वाला। तो मैकेनिकल में जो टोटल 900 है, उन 900 में से 900 का 23% क्या है, मेरी फीमेल है ना। और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स का बॉक्स ये रहा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बॉक्स में 450 में से 44% क्या है, फीमेल है। तो वो हमसे इसका, एक तो किसका, वो हमसे मैकेनिकल में इसका और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका हमसे क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। एक बार दोबारा देख लो, मैकेनिकल विभाग में छात्राओं मतलब फीमेल की बात कर रहा हूं की संख्या का, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में छात्राओं की संख्या के साथ अनुपात। तो हमने बिल्कुल डिस्कस कर लिया कि ये एक सवाल एक्चुअल में होने वाला कैसे है। तो हम देखते हैं कि मैकेनिकल में कितने हैं, 900 है। 900 का 23% निकालना है हमें। तो बताओ, अगर मैं मैकेनिकल की बात करता हूं तो मैकेनिकल में मैं क्या निकाल रहा हूं, फीमेल ही निकाल रहे हैं हम तो 900 का 23%, 900 का 23%, ठीक है जी। तो देखो मैंने आपको हमेशा सिखा रखा है, पहला तरीका तो क्या है कि आप परसेंटेज के चिन्ह हटाओ, डिवाइड में क्या ले आओ, 100 ले आओ, 2 0 से 2 0, 9 से 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 19 20, 207। ये क्या आ गई, ये आ गई मैकेनिकल में जो हमारी फीमेल है, मैकेनिकल फीमेल है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 450 का 44% क्या है, लड़कियां हैं। 450 का 44%, 450 का 44%। देखो आप खुद देख सकते हो कितने सिंपल सवाल है ना। चलिए दोस्तों एक बार कर लेते हैं। 0 से एक 0 काट लो और 5 से काट लो, 5 × 45 और 5 दूनी 10, 2 से काट लो 22 बार। तो आपके सामने क्या आएगा, 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18 और 1 19। ठीक है, देखो ये सब ना आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। मैं जो सवाल सिखा रहा हूँ मैं मुझे सिखाने के पर्पज से, लेकिन आपकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी आप उतना ही सवाल को इजीली जल्दी कर पाओगे। ये मत कहना कि बहुत देर लग रही है सवालों में। तो चलो दोस्तों देखते हैं, इसका अनुपात पूछ रहा है हमसे। तो ये अनुपात में किससे कर सकते हैं वो देख लेते हैं बार। 3 × 18 और 3 × 27, 3 × 18, 3 × 18। तो यदि हमसे बात करें कि अनुपात की, तो 207 और 198 के बीच अनुपात। तो इसको हमने डिवाइड करा, 3 से काट लेते हैं, 3 × 18, 3 × 27। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 × 18, 3 × 18। क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो इसका पहले का तो आंसर क्या हो गया, 23 और 22, 23 और 22 कि मैकेनिकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो फीमेल है, फीमेल के बीच जो अनुपात है वो 23:22 का ये अनुपात है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा हो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी विभागों में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए वो यदि हमसे परसेंटेज पूछता है तो हम परसेंटेज को डायरेक्ट ही ऐड कर सकते हैं, लेकिन बस इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में केवल वो परसेंटेज निकलवा रहा है आपसे, तो कुछ नहीं हुआ। जो परसेंटेज चैप्टर का जो बेसिक है वो यूज हो रहा है, बताओ। तो डीआई चैप्टर कुछ अलग से नहीं है, डीआई चैप्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक चैप्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट आओ। देखो
अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कह रहा है सभी विभाग में जितने भी सभी विभाग हैं उन सभी विद्यार्थियों की कुल संख्या, क्या कह रहा है, विद्यार्थियों की कुल संख्या तो पूछा हमसे, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या बताओ। यदि हम इन सबको ऐड कर लें तो लास्ट में क्या है, 0। ठीक है जी, लास्ट में 0 आ गया। यदि मैं इन सबको करूँ 4 और 2 6, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितने हो गए 16, 16 और 5 कितने हो गए 21, चले गए 2 और जोड़ लो, 2 7 11 14 और 14 23 और 10 33। तो ये हमारा विभाग में यदि टोटल पूछता है तो टोटल कितने बोलो 33 10। टोटल की बात करें तो टोटल कितने हैं, सभी विभागों में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है हमारी 33 10। कैसा ही, सभी को जोड़ के ही। 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कंप्यूटर और माइनिंग विभाग को मिलाकर छात्रों की कुल संख्या। देखिए यदि वो हमसे परसेंटेज है पूछता कुल संख्या तो हम ऐड कर देते डायरेक्टली, लेकिन अब हमें टोटल का परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तब जाकर हमारी संख्या आएगी कि कितनी हमारी संख्या है। किसकी बात कर रहा है, ध्यान रखना, शॉर्ट में अगर करो सी की और एम की, माइनिंग की, है ना, सी और माइनिंग की बात कर रहा है। तो सी और माइनिंग पे चलते हैं, सी और माइनिंग पे चलते हैं। तो सी कहां पर है और माइनिंग कहां पर है, बताओ मुझे एक बार, सी कहां है और माइनिंग कहां है, बताओ। कंप्यूटर ये रहा, सी ये रहा, और माइनिंग की यदि मैं बात करूं तो माइनिंग सबसे लास्ट में। क्या कह रहा है इसमें, सी और माइनिंग में क्या कह रहा, कंप्यूटर और माइनिंग विभाग में को मिलाकर छात्रों की कुल संख्या कितनी है, मतलब टोटल पूछ रहा है। कंप्यूटर और माइनिंग विभागों को मिलाकर, दोनों को मिला लेंगे हम, ठीक है, छात्रों की कुल संख्या। भाई छात्रों का मतलब वो हमसे बॉयज की बात कर रहा है, इसमें किसमें कर रहा है, मेल की बात कर रहा है, मेल की, मेल मतलब बॉयज की बात कर रहा है। तो इस बार हमें गर्ल्स को टोटल नहीं करना, बॉयज को टोटल करना है, छात्रों की बात कर रहा है। चलो दोस्तों छात्रों पे चलते हैं, कंप्यूटर और माइनिंग के छात्रों पर। तो कंप्यूटर और माइनिंग, कंप्यूटर के छात्र कितने हैं, आप कहेंगे मेरे से 55% है, कितने हैं 55%। तो आप ये कर लो 840 का 55% आप यहीं पर निकाल लो, ये काम करो। तो 840 का 55% आप यहीं निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक बार कैलकुलेशन कर लो इसे। 1 0 से 1 0 काट लो, 5 से कट जाएगा 11 बार, 5 से 2 बार और 2 से कट जाएगा 4 और 2 बार। चलिए दोस्तों एक बार मल्टीप्लाई करो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 44 और 40। मतलब अगर हम बात करें कि कंप्यूटर में जो छात्रों की संख्या है वो क्या है, 840 का 55% मतलब 462, इसमें क्या है, मेल है हमारे। अब हम निकालते हैं माइनिंग पे। माइनिंग कितने हैं, 540 का निकाल लेंगे, 60% कितने हैं, बॉयज हैं। तो 540 का हम निकाल लेते हैं 60%। 1 0 1 0 1 0 1 0, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 32, कितने हैं बोलो, ये आ गया हमारे 824। हमसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों का टोटल पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है। तो इनको हम ऐड कर लेंगे, 4 6 2 और कितना है हमारे सामने 3 2 4, 3 2 4 6 8 7, कितना है 786 नंबर। नोट मिल जाए 100 का 786 तो मजा आ जाएंगे, लॉटरी लग जाएगी और पैसे आएंगे ना। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर मुझे आप बताएंगे कि इसका आंसर हो गया 786, 786 इसका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल सवाल है, डीआई का आप फॉर्मेट समझो कि क्या फॉर्मेट हमसे दिया गया है और क्या पूछ रहा है, बस ये याद रखो और कुछ नहीं करना। आप बस ये होना चाहिए कि आपने ना अर्थमेटिक के चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखा हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या हो, धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं ना। क्या कह रहा है, सिविल, एक तो बात कर रहा है सिविल की, सिविल और इलेक्ट्रॉनिकल, इस बात कर रहा है इलेक्ट्रॉनिकल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकल विभागों को मिलाकर, दोनों को मिला लेंगे। अब क्या होता है, छात्र मिलाकर छात्रों की संख्या, छात्राओं मतलब फीमेल की बात कर रहा है, छात्राओं की संख्या और उन्हीं विभागों को मिलाकर छात्रों की संख्या मतलब मेल, ठीक है जी। क्या पूछ रहा है, टोटल फीमेल
टोटल मेल के बीच, कह रहा है ना कि मिलाकर, मिलाकर मतलब टोटल की बात कर रहा है। अनुपात क्या होगा, मतलब सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स पर हम जाएंगे, वहां जाने के बाद हम फीमेल की भी टोटल वैल्यू निकाल लेंगे और मेल की भी निकाल लेंगे। टोटल निकालने के बाद, दोनों में टोटल निकालने के बाद उनके बीच में हमें रेशो बताना है। चलो दोस्तों, किस पे चलना है याद रखना, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक पे चलना है। सिविल और इलेक्ट्रॉनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिकल पे चलना है। तो ध्यान दो, सवाल में जैसा कह रहा है ना बस वैसे ही चल दो। और मैं सही बता रहा हूं, आपकी यदि परसेंटेज निकालने की स्पीड फास्ट है तो ये सवाल बहुत ही आसान लेंगे आपको, है ना। चलिए दोस्तों, सिविल और इलेक्ट्रॉनिकल, कल इन दो की बात कर रहा है ना, सिविल और इलेक्ट्रॉनिकल की बात कर रहा है, सिविल और इलेक्ट्रॉनिकल। अब हमें सिविल में फीमेल निकालनी है ना, और उसी में क्या निकालनी है, मेल भी निकालने हैं, फीमेल और मेल दोनों निकालने इस बार, दोनों। चलो जाओ, सिविल पे क्या है, 220 का पहला 35% निकाल लो, 220 का 35%। तो मैं यहां कैलकुलेट करूंगा सिविल की, उधर कर दूंगा उसकी। यदि मैं सिविल की बात करूं तो आप मुझसे एक चीज बताएंगे कि 220 का आप निकालने कितना, पहले फीमेल निकाल लो, है ना, किसी एक को निकाल लो, दूसरे का प्राइम निकल जाएगा 35%। तो ध्यान रखना, मैंने आपसे क्या कहा था, जैसे कभी 220 लिखा हुआ है तो इसका यदि में 10% निकालना हो तो यहां एक अंक पॉइंट लगा दो। तो जो 22 क्या, ये 22 रिप्रेजेंट करेगा इसके 10% को। अगर 10% 22 है तो 30% कितना होगा, मुझे पैसे से जाना है, 30 तक ले जाओ, 30% कितना होगा, 66। जब इसका 30% तो ये हो गया, अब मुझे निकालना 5%। 10% 22 है तो 5% कितना होगा, 11 होगा, और इनको मैं ऐड करके बता सकता हूं कितना आएगा, 77। देखिए मैंने क्या कहा, कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी इतने ही इजी लगेंगे आपको। तो मैंने स्टार्टिंग में बेसिक तरीके से बताया, अब मैं अच्छा पैटर्न ही बता रहा हूं कि जिससे कि आप बिना पेन चलाए भी निकाल सकते हो परसेंटेज वैल्यू। ऐसा समझो 220 का 10% कितना होगा, 22, तो 30% कितना होगा, 66। जब 10% 22 है, बचा 5% निकालना है, तो 5% इसका होगा आधा, 11। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। अब बताओ, यदि ये फीमेल इतने हैं, यदि फीमेल इतनी है, किसमें, सिविल में फीमेल इतनी है, तो मेल बताओ कितने होंगे। तो मेल बताएंगे आप कि सर टोटल तो 220 है, 220 में से ये 77 घटा दो तो क्या जाएंगे, मेल आ जाएंगे, बचे हुए क्या होंगे, हमारे मेल होंगे। तो घटा दीजिए एक बार, 10 में से 7 गए 3, क्या बचेंगे यहाँ पर, यहाँ बच जाएगा हमारा 1। तो 11 में 7 के बचेंगे 4, कितने बचेंगे, 4, और बच गया हमारा कितना, 140। रुको, 10 में से 7 जाएंगे, बचेंगे हमारे 3, फिर यहाँ बच जाएंगे 21। 21 में 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, 14 बच जाएंगे। 21 में से 7 जाएंगे, 14 बच जाएंगे, 143। तो हमने दोनों निकाल लिए, फीमेल ही आगे और मेल आगे हमारे यहाँ पर। यदि मैं टोटल की बात करूं तो टोटल बताओ कितने होंगे, सिविल में हमसे क्या पूछ रहा था वो, सिविल और इलेक्ट्रॉनिकों को मिलाकर छात्राओं की संख्या। अच्छा, पहले कोई बात नहीं, यहाँ तक सही है हमारा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसमें फीमेल भी निकाल ली और मेल भी निकाल ली, जिसकी जरूरत होगी उसका हम यूज कर लेंगे। अब बताओ, अगर मैं बात करूं इसमें इलेक्ट्रॉनिकल्स में आ जाओ, इसमें इलेक्ट्रॉनिकल में 336 का 65% निकालना मुश्किल है। पहले मेल निकाल लो, 336 का 35% निकाल लो। $336 का क्या निकालना है, पहले मेल निकाल लो, 35% निकालना आसान है, 35% निकाल लो, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ आप, मुझे क्या निकालना, 35% निकालना है, इसका 35% निकालना है। अब देखो डायरेक्ट देखना, पहले हम क्या निकालेंगे, 30% निकाल लेंगे। यदि मुझे इसका 10% निकालना तो 10% कितना होगा, 36। अब 36 यदि 10% है तो 30% क्या होगा, इसका 3 गुना, 6 या 18 और 3 6 18 हो गए, 3 3 9 और 1 10। तो ये तो हो गया इसका 30%। मुझे निकालना 5% और निकालना, तो 36 का
अगर मैं 5% निकाल लूँ, 36 क्या है 10%, और इसका आधा क्या हो जाएगा 5%, तो 36 का आधा हो जाएगा 18, इसमें 18 और जोड़ दो, ये हो गया तुम्हारा 30% और ये हो गया तुम्हारा 5%। तो टोटल मिला के अगर मैं बताऊँ कितना हो जाएगा, 8 8 16, हासिल लग गया 1 और 1 और 1 2, ये हो गया तुम्हारा 126। अब मुझे एक चीज बता दो कि जो 126 आया है ये हमारा 18 126, चलिए ये जो 126 आया ये क्या है, 126 क्या है, ये हमारे मेल। अब मुझे बताओ यदि फीमेल की बात करूं तो फीमेल कितने होंगे, फीमेल बताएंगे आप, टोटल कितने हैं 336, 360 में से आप 126 को हटा दो तो क्या आ जाएंगे आपके, फीमेल आ जाएंगे आपके, है ना, फीमेल आ जाएंगे। तो घटा लो, 10 में से 6 गएंगे बचेंगे 4, 5 में से 2 बचेंगे 3, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 2, 234 क्या है हमारी, बोलो 234 हमारे पास क्या फीमेल है। तो अब हमें करना था, अब हमसे क्या क्या पूछ रहा है वो देख लो एक बार, मेल भी निकाल लिए फीमेल भी निकाल लिए। तो देखो सिविल और इलेक्ट्रॉनिकल विभागों में मिलाकर, दोनों को मिलाकर छात्राओं की संख्या और उसी में उन्हीं विभागों में मिल गया, एक तरफ फीमेल टोटल कर लो और एक तरफ कर लो मेल, पहले फीमेल कर लेते हैं फिर एक तरफ मेल कर लेंगे, उसके बीच में क्या निकालना, अनुपात निकालना है। तो फीमेल यहां की बात करें तो यहां पर 77 है और यहां की बात करें तो 234 है, तो एक बार क्या निकाल लो, फीमेल निकाल लो, यहां पर फीमेल और इधर निकाल लो मेल। तो ये हो गया हमारे 234 और यहां पर फीमेल कितनी है 77, दोनों को ऐड कर लो, 7 4 11, 7 8 7 4 11, 7 3 10 11 और 1 3, 311 तो आ गई हमारी फीमेल, 311 क्या है फीमेल है। तो 311 से चेक करो कि ऑप्शन में 311 कौन से में है, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा, ये भी गलत, ये भी गलत, तो 311 के 2 ऑप्शन बचे बस, है ना। अब मेल की ओर देख लो, बस 0 लास्ट में है और लास्ट में 9 है, एक बार मेल का और चेक कर लो बस, फिर आंसर आ जाएगा। तो मेल कहां पर है, यहां की मेल की बात करें तो 143 है, यहां मेल की बात करें तो 129, तो इस 6 और 3 9 बात करें तो लास्ट में 9 जो आएगा ना वो मेल के में क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए लास्ट में जोड़ने के बाद। तो जो हमारा ऑप्शन है इस वाले में जो 9 है, देखो इसमें तो 0 है तो ये भी गलत हो जाएगा, तो जोड़ने के बाद परफेक्ट हम आंसर ये वाला आएगा, ठीक है। तो इस सवाल में हमें टाइम क्यों लग गया, क्योंकि हमने इसमें अलग अलग सभी की परसेंटेज वैल्यू निकाल ली है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी स्पीड तब आएगी जब आप परसेंटेज जल्दी निकाल पाओगे ना। इसका ये है लास्ट क्वेश्चन, फिर हमारा डीआई का ये क्वेश्चन खत्म है। देखो इसमें कहा गया है कि पूरे संस्थान में छात्राओं का औसत प्रतिशत क्या है। देखो इसमें आसान बात क्या है, इसमें हमें छात्राओं मतलब फीमेल का जो पूछा गया है ना, इसमें संख्या की बात नहीं कर रहा, वो औसत पूछ रहा, किसका, प्रतिशत में पूछ रहा, तो प्रतिशत में हमें दिया है और प्रतिशत में ही ये पूछ रहा है, तो इसलिए ये आसान है हमारे लिए। तो टोटल फीमेल का औसत निकालना, तो टोटल फीमेल कहां पर है, यहां हमारी फीमेल है सारी, है ना, तो इन सभी को ऐड कर लो, और खासियत बात क्या है कि ये सभी परसेंटेज में ही है, तो इसलिए हम इनको डायरेक्ट ही ऐड कर लेंगे ना। तो ऐड करते हैं, 4 5 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17, 17 और 5 17 और 5 22, तो यहीं पे ऐड कर लें, 22 बच गए हमारे 2, इनको भी ऐड कर लो, 4 8 8 6 14, 14 15 16 17 18 19 20 23, 23 और 2 25, तो 252 आ गया। कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे साथ, जाओ 252 को 6 से डिवाइड, तो खत्म, 252 6 से डिवाइड, प्रतिशत चल रहा है इसलिए दो, तो ऑप्शन देख लेंगे, 6 से काट लो, 6 चौक 24, बच गया कितना हमारा 1 और 4 6 दूनी 12, तो हमारी 42% क्या है, इसका एवरेज परसेंटेज आ गया, औसत प्रतिशत कितना है 42% है ना, तो 42% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो डीआई का ना ये सवाल में ना हर एक सवाल को आसान तरीके से एक को कराया, इसलिए बहुत टाइम लग गया ना, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी स्पीड कितनी रहेगी, इनका केवल कंसेप्ट समझना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
इसमें सीरीज में मैथ के सवाल भी हैं और साथ साथ रीजनिंग के भी सवाल हैं। तो जो आज रीजनिंग का सवाल है, इस सवाल के लिए मैं आपको दूंगा पूरे 20 सेकंड दूंगा, है ना। किस चैप्टर का है? ब्लड रिलेशन चैप्टर का, है ना। तो इसका आंसर दो मुझे स्पीड से। चलिए दोस्तों, आंसर बताओ इसका। वेरी गुड। देखो सभी के आंसर्स नहीं आते हैं ना, तो कोशिश ये क्या करो, चाहे आपको गलत आंसर आ रहा हो, जो आपका परफेक्ट आ चुका हो, जैसे आपने सोल्व करा, जो आपको आया हो ना, अपनी तरफ से कमेंट कर दिया करो, है ना। देखो स्टार्टिंग में ही इसका सही आंसर आ गया था ना। तो जिसका भी आंसर आया था यहाँ पर, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है, और भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो अपनी, है ना। तो देखो मेरा फर्ज क्या है? मेरा फर्ज है इस क्वेश्चन को समझाना, है ना। तो मुझे ये नहीं दिखाना कि मेरे पे कितना आता है कितना नहीं आता, मुझे क्वेश्चन को सिखाना है। तो इस सवाल को बिल्कुल ध्यान से सीखना, क्योंकि ब्लड रिलेशन के ना बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं तुम्हारे। अगर प्रैक्टिस सेट में देखा ना, तो प्रैक्टिस सेट में ब्लड रिलेशन के ज्यादा क्वेश्चन है। देखो जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूं, उस क्वेश्चन में यदि मैं ट्राइंगल की बात करूंगा तो वो इंडिकेट करेगा आपके मेल को, और यदि मैं सर्कल करूंगा तो वो इंडिकेट कर देगा फीमेल को, है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये ट्राइंगल और सर्कल का क्या कंसेप्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल की ओर बढ़ते हैं अपने। देखिए इस क्वेश्चन में कहा है कि एक पार्क में ABCDEF बैठे हैं, ठीक है। चलो बैठे हैं, अब कैसे बैठे हैं देखो। कह रहा है कि C D के पति का भाई है। C जो है D के पति का, तो D का पति बनाओ। D क्या है? ये D क्या है? D का पति क्या है? C D के पति का भाई है, तो D का पति बनाओ और पति का क्या बना दो? भाई बना दो। तो D का पति बनाओ। D का पति मान लिया, जो पति होगा वो तो आएगा ट्रायंगल में, ये मैंने अपने पास से लिखा। चूंकि D का पति है ये, तो D क्या है? फीमेल है, तो D आ जाएगा मेरा सर्कल में। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? D के पति का भाई, अब इसका क्या बना दो? भाई। इसका क्या बना दो? भाई। D के पति, ये क्या है? पतिदेव। क्या है ये? पतिदेव, है ना। तो D के पति का भाई कौन है बोलो? C। तो C क्योंकि भाई है इसलिए मैंने इसको ट्रायंगल में कर दिया, क्योंकि मेल है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? मुझे बताओ। C D के पति का भाई है। C जो है D के ये क्या? पति का भाई। अरे ये तो ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा ना, ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। D का पति जो है भैया, पति है तो इसका मतलब संग, पति ये रे, पति देव ये रे, ठीक है। ऐसे बनाओ, पति। D के पति का भाई, तो भाई भी इसी के बराबर बनाओ, क्योंकि एक ही जनरेशन है। अगर जनरेशन अप डाउन है तो ऊपर नीचे कर लेंगे हम जनरेशन के हिसाब से, ठीक है। और चलो मेल ये हो गए, फीमेल ये हो गए। एक चीज और सिखानी थी वो मैं भूल गया। तो इसमें जो हम करते हैं ना, वो हम करते हैं जनरेशन ट्री के हिसाब से। जनरेशन ट्री के हिसाब से मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, जनरेशन ट्री। अब जनरेशन ट्री क्या बोलती हैं? फर्स्ट पीढ़ी यहां पर, सेकंड इससे ऊपर आएगी, सॉरी ऐसे, फर्स्ट पीढ़ी सबसे ऊपर, सेकंड इससे नीचे, और थर्ड पीढ़ी इससे भी नीचे। जैसे मैं, मेरे बच्चे और उनके ही बच्चे, ऐसे। तो ये ट्री होगा, ये ऐसे चलेगा तुम्हारा, है ना। बड़े फिर छोटे जनरेशन के हिसाब से। चलिए और कुछ बेसिक नहीं है, अब जरा आते हैं। तो डी हो गया, डी का पति बनाओ, पति मतलब इसकी शादी कराओ, और जिससे होगी वो मेल होगा, इसलिए ट्रायंगल में हो गया, तो ये हो गया मेरा पति, ठीक है। डी के पति का भाई, अब जो चूंकि भाई सी है इसलिए
प्लस लगाने का कोई इंडिकेट मतलब प्लस तो लगा रहे क्योंकि शादी हुई है। तो सी यहाँ आ गया। क्या करेंगे, सी जो है डी के पति का क्या है, भाई है, तो ये हो गया इसका क्या हो गया, भाई। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, अब सही है। फिर कह रहा है कि और ए का पुत्र है, और ए का पुत्र है। सी जो है डी के भाई का क्या है, पति है, और सी और ए का पुत्र है। तो ए का पुत्र है, इसके ऊपर ले जाएंगे जनरेशन को, तो ए का पुत्र, क्योंकि ए का पुत्र आएगा नीचे, इसका पुत्र आएगा नीचे, इसका पुत्र आएगा नीचे, तो ए का क्या है, ये पुत्र है, तो ए का ये हो गया मेरा पुत्र, मेरा नहीं ए का, चलो ए का ये हो गया पुत्र। अब ये जो ए है ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है ना। तो चलिए दोस्तों ये देख लेंगे, क्योंकि ए का पुत्र है तो इसका मतलब 100% ये ना मेल वो होगी, फीमेल होगी। आगे देखो, एफ डी की पुत्री है, एफ जो है डी की पुत्री है, एफ डी की पुत्री, तो डी की बना दो पुत्री, डी की पुत्री बना दो एफ, चूंकि पुत्री है इसलिए सर्कल में। आगे कह रहा है तथा ई की बहन है, जो एफ है वो डी की तो पुत्री है और ई की बहन है, तो ई को बनाओ यहां पर, ई की बहन है, इसका मतलब ये क्या है, भाई, ये क्या बोलो, भाई, भाई की तो बहन, बहन हो गया, बहन की बहन ठीक है, तो ई की क्या होगी, ये एफ जो है डी की पुत्री है और ई की क्या है, बहन। तो अब बताओ, ये हमारा जनरेशन के हिसाब से ट्री बना दिया, इसके बच्चे ये हैं और इनके बच्चे ये हैं, ठीक है, जनरेशन का ये है तुम्हारी फर्स्ट पीढ़ी आ गई, ये आपकी सेकंड पीढ़ी होगी इनकी, और ये आपकी थर्ड पीढ़ी हो गई। चलिए दोस्तों, अब क्या पूछ रहा है, पहला आओ, पहला नु कह रहा है ई जो है, नु कह रहा है कि ई ए का पुत्र है। अरे पंखा चला ही नहीं रखा, देखो क्या कह रहा है, ई ए का पुत्र है, ई जो है कह रहा है ए का क्या पोत्र है, पोत्र, पोत्र माने ग्रैंड सन, एक तो हो गया पुत्र और पुत्र का भी पुत्र, तो उसको बोलेंगे ग्रैंड सन। क्या बोलेंगे उसे, ग्रैंड सन बोल लेंगे। कह रहा है जो ई है वो ए का क्या है, ग्रैंड सन है, तो बिल्कुल सही है। इसका अगर मैं यहां बात करूं तो ये तो है इसका क्या है, पुत्र, ये इसका पुत्र मतलब सन केवल। और यदि मैं यहां से यहां की बात करूं, यहां से यहां की बात करूं, तो आप बताएंगे ये है ग्रैंड सन। क्या है ये, ग्रैंड सन, तो ये बिल्कुल सही है। ई जो है ए का क्या है, ग्रैंड सन है, मतलब पोत्र है, पोते का भी पोता, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए हमारा करेक्ट आंसर है। जब क्योंकि हमारा ए करेक्ट आंसर आ गया, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। एफ सी की पुत्री है, जो एफ है सी की क्या है, पुत्री। अरे भैया ये तो भाई है, भाई की थोड़ी ना पुत्री है, तो बताओगे ये जो पुत्री है, जो एफ है वो डी की पुत्री है, जो एफ है वो डी की पुत्री है, ना कि सी की पुत्री है ना, ये वाला गलत है। एफ सी की पुत्री है, एफ सी की पुत्री नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि बी ऑप्शन गलत हो चुका है, तो ये वाला इसमें बी आ रहा है, ये भी गलत, इस वाले में बी आ रहा है, ये भी गलत, इस वाले में बी आ रहा है, ये भी गलत, तो बचा ए की ऑप्शन। अरे भैया क्या हुआ, नैया पार होगी हमारी, तो ए सी ई परफेक्टली हमारा ए सी और क्या ई, ए सी और ई ही हमारा डन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी ऑप्शन हो चुका है गलत। अब बी कौन कौन से हमारा है, बी इसमें आ रहा है, ये भी गलत, बी आ रहा है इसमें, ये भी गलत, बी आ रहा है इसमें, ये भी गलत, तो ठीक है दोस्तों। तो जो वनडे एग्जाम है इनका यही तो फायदा है कि हमें ऑप्शन मिलते हैं और ऑप्शन से हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो बताओ स्ट्रक्चर समझ में आया नहीं आया, मुझे बता दो एक बार, हाँ या ना करो एक बार, स्ट्रक्चर समझ में आया नहीं आया। देखो अधिकांश सभी ने इसका आंसर कर दिया था, लेकिन इस वाली वीडियो को ना भविष्य में ऐसे स्टूडेंट भी देखेंगे जिनको इन टॉपिकों में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने उनको समझा दिया है ना, तो खुद मत देखो करो, दूसरों के बारे में सोचा करो, दूसरों को भी समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा, ये क्वेश्चन क्या है, ये मैथ क्वेश्चन आ गया। मैथ में कौन सा चैप्टर आ गया, रेशो चैप्टर आ गया, रेशो और आयु का कॉम्बिनेशन, रेशो चैप्टर से क्वेश्चन ले लिया हमने इस बार। तो रेशो मतलब अनुपात वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन लिया। कब आया ये क्वेश्चन आया आपके 2019 में, दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, दिसंबर 2019 में, दिसंबर 2019 में। क्या कह रहा है देखो,
जो अब से ना जो हार्ड क्वेश्चन होंगे वो सब आपके लिए दूंगा मैं, आसान मैं करूंगा, हार्ड आप करोगे, ठीक है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो व्यक्तियों ए और बी की आयु का अनुपात ये है। कह रहा है दो व्यक्ति हैं ए और बी की जो आयु का जो अनुपात है वो क्या है 3:4, ये इसका अनुपात है। फिर आगे कह रहा है बी तथा सी की आयु का अनुपात ये है, बी और सी की, बी और सी की आयु का अनुपात कितना है 4 और 5, 4:5। चलो जो कह रहा था हमने लिख लिया। आगे क्या कह रहा है, यदि तीनों की औसत आयु 40 वर्ष हो, औसत आयु मतलब एवरेज करा, तीनों का एवरेज, यदि तीनों का एवरेज की बात करिए तो तीनों की अलग अलग हमें एज भी तो पता होनी चाहिए, चाहे भले ही वो रेशो में हो, हमें तीनों की अलग अलग भी तो पता होनी चाहिए। यहाँ तो कॉम्बो में दे रखा है, हमें अलग अलग पता होंगी, तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर देंगे, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दो, यहां से हमारा पहला टारगेट है ए बी सी की वैल्यू निकालना, ए बी और सी की वैल्यू निकालना। चूंकि आप बताएंगे, क्योंकि आपने रेशो चैप्टर पढ़ रखा होगा कभी भी, तो आप बताएंगे चूंकि सर यहाँ पर b की वैल्यू इक्वल है, क्योंकि यहाँ b की वैल्यू क्या है इक्वल है, यहाँ भी b और यहाँ भी b, चूंकि ये वैल्यू इक्वल है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ये वैल्यू है a की, b की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू क्या है 5। अब आप कहेंगे सर यदि इक्वल ना होता, ये इक्वल ना होती, ये अगर इक्वल ना होती, अगर ये इक्वल नहीं होती तो आप कैसे करते सर, अगर इक्वल ना होती इस टाइप से होता तो कैसे करते बोलो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 3 पंचे 15, ये आ गई मेरी ए की वैल्यू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 5 चौक 20, ये आ गई मेरी बी की वैल्यू, फिर आप कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई तो 4 दूनी 8, ये आ गई मेरी सी की वैल्यू, बाहर की मल्टीप्लाई और अंदर करते हैं क्रॉस, तो इस तरीके से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। आई थिंक आप सभी को पता होगा, बेसिक है बहुत। तो अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इन तीनों का औसत कितना है, इन तीनों का औसत। अब मुझे एक चीज बताओ, औसत का फॉर्मूला क्या होता है। देखो मैं ना अब थोड़ा सा ना अपने आप को ना थोड़ा सा अच्छे लेवल पे लाऊंगा समझाने के लिए, है ना, तो बहुत दिन हो गए बेसिक तरीके से समझाने में, तो मुझे ना ये डर लगता है कि यदि मैं थोड़ा अच्छा बताऊं तो तुम्हारे समझ में आए ना आए। तो अब मुझे कमेंट करना कि यदि मैं कुछ अच्छा बताऊं, थोड़ा जल्दी वाला बताऊं, तो बताना कमेंट में कि हाँ सर हमें जल्दी वाला भी आता है समझ में। तो देखो औसत क्या होता है, औसत बताते हैं योग, सभी का योग अपॉन कुल संख्या से डिवाइड, बोलो हाँ है ना, योग अपॉन संख्या। हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को देखकर हम डायरेक्ट ही योग निकाल सकते हैं, तो इसी के हिसाब से आप फॉर्मूला ये बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, योग बराबर क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ योग बराबर होगा औसत गुना संख्या, बोलो हाँ है ना। आप बताएंगे सर ये बिल्कुल सही लिख दिया, क्योंकि ये यहां से ही चेंज होकर आया है। औसत का फॉर्मूला ये है, तो यदि हमें योग का निकालना तो योग बराबर क्या होगा, औसत की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो योग हो जाएगा। क्या सर इसका कभी हमने यूज करा था, मैं कहूंगा कि आपने इसका यूज करा होगा तो बेस्ट है, औसत के सवाल योग से बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो देखो आप जल्दी स्पीड से, तो मैं योग की बात करूं तो आप कहेंगे सर हमारा जो योग है टोटल बताओ कितना है, हमारा जो टोटल योग है इनका 3 4 7 7 7 7 5 12, हमारा योग कितना है, हमारा योग है 12, बोलो हाँ है ना। कुछ करा मैंने, नहीं करा, योग के फॉर्मेट सॉल्व करने वाला हूं मैं, तो योग हमारा क्या 12। सर अब मुझे बताओ 12 का फायदा क्या होगा, मुझे बताओ योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या क्या होता है, औसत गुना संख्या। मुझे बता दो एक मिनट औसत क्या है, सर बताइए औसत क्या है 40, औसत क्या है बोलो 40 औसत है। अरे संख्या कितनी है, संख्याएं कितनी है 1 2 3, 3 संख्या, तो यहाँ तो 4 तिया 12 120 बराबर क्या गया 12, मतलब ये भी क्या आ गया योग, ये भी क्या आ गया योग, ये भी क्या आ गया योग। आप ध्यान रखना जिसने ये चीज समझ लिया ना औसत में कि योग से योग की ही कंपेयर करनी है, एवरेज से एवरेज की कंपेयर करनी है, संख्या की संख्या से कंपेयर करनी है, तो वे कभी मार नहीं खाने के, सवाल को डंकी की चोट पर सही कर देंगे। तो ये समझ में आया नहीं समझ में आया, योग से योग लिया है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें बतानी है बी की आयु, बी की आयु बतानी है, तो बी की आयु के लिए हमें इस 4 की एक्चुअल मान पता होना चाहिए। तो हम क्या निकाल लेंगे, अब हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे किसी की पूछ ले, 1 की वैल्यू बताओ, 12 की वैल्यू यदि ये है तो 1 की वैल्यू बताओ, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 120 अपॉन 12, 12 से काट लेंगे 10,
एक की वैल्यू बताओ कितनी है, एक की वैल्यू आ गई हमारे सामने 10, एक की वैल्यू कितनी आएगी 10। किसी पूछ रहा 4 की वैल्यू बताओ तो बॉयज, बॉयज मतलब बॉयज, अरे भाई बी की वैल्यू कितनी है 4, और 4 की वैल्यू कितनी होगी बोलो 10 की मल्टीप्लाई कर दो, कितने की 10 की मल्टीप्लाई कर दो 40। अगर पूछता हमसे, देखो ये हो गया हमारा आंसर, हमसे पूछता सी की, तो सी की 3 धाम 30, सी ए की पूछता थी है ना, तो यदि सी की पूछता तो 50 धाम 5 धाम 50, तो इसकी होती 50, इसकी 40, इसकी 30, इस तरीके से। ठीक है जी, ये एवरेज का, यदि आप एवरेज क्वेश्चन आए तो आप 100% ना, हम ऐसा बता रहा हूं आप योग से ही करा करो, वरना तो क्या होता है इस सवाल में यदि हम औसत से करते हैं, तो यदि हम मानते हैं 3x प्लस 4x प्लस 5x अपोन में 3 मल्टीप्लाई करके यहाँ तक 40, यहाँ से निकालते x की वैल्यू, अरे भैया बहुत लेंथी हो जाता, इस पैटर्न से मत जाओ, इस पैटर्न से मत जाओ है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ 40 इज माई राइट आंसर हुआ। देखिए आपसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मैं हूँ, मैंने ना मैथ में जितने भी टाइप सीख रखे हैं ना, उनको जैसे मान लो कोई सवाल है वो मेरे पे एक ही तरीके से आता है, तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि मेरे पे जो एक सवाल आया मुझे वो मेरा एक तरीका ही बेस्ट है, मैं कभी ऐसे नहीं सोचता। यदि मैंने उस सवाल को किसी और से पूछा और उसने मुझे और अच्छा बता दिया, तो मैं वही फॉलो कर लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ बेस्ट का ऑप्शन, मैं चुनना चाहता हूँ बेस्ट, कि बेस्ट क्या हो सकता है। तो आप भी यही करा करो, आपको मैंने कोई क्वेश्चन कराया, आपको वो किसी और पैटर्न से आता हो, और जैसे मैंने अब कुछ कराया, तो आपको नया सीखने की उम्मीद करनी है, नया सीखना कुछ नया, तो ही आप सक्सेस हो पाओगे, बहुत जल्दी सक्सेस हो जाओगे। कुछ नया सीखने की गुंजाइश रखो अपने आप में। तो ये यदि मैंने कुछ नया बताया हो तो इसको एप्लीकेबल करना, प्रैक्टिस करना इसकी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, ये चैप्टर किसका है, ये है टाइम एंड वर्क का, पाइप एंड डिस्टेंस वाला में, पाइप एंड सर्स्ट में, किसमें मतलब एक तरीके से देखें तो टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है। तो आप खुद देख सकते हैं कि आपकी जो प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं ना, वो हर क्वेश्चन आ रहे हैं, हर चैप्टर से लगभग 8-10 हर चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये भी सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल मैं करूंगा, सारे हार्ड सवाल आप करोगे, ठीक है। तो आ जाओ, सारे सिंपल सवाल आज से मैं करूंगा, और आज से जितने भी हार्ड सवाल है वो सब आप करोगे, कमेंट करोगे, मुझे बताएंगे कि 3 पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। 3 पाइप हैं, मैं अपने पास से मान लेता हूं वे पाइप है क्या, ABC, क्या है ABC, तीनों मिलकर एक टंकी को कितने घंटे भर देते हैं, 4 घंटे में भर देते हैं। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं सर, 3 पाइप है मिलकर 4 घंटे में भर देते हैं एक टंकी को, ठीक है। कह रहा है यदि उनमें से 2 पाइप प्रत्येक टंकी को भरने में 8 और 12 घंटे का समय लेते हैं। 2 पाइप निकाल लो, उनमें से एक पाइप 8 घंटे भर रहा है, दूसरा पाइप 12 घंटे में भर रहा है। मैंने अपने पास से मान लिया जो A है, A तो भर रहा है कितने में, 8 घंटे में, 3 पाइप है उनमें से A मान लिया। जो B है वो भर रहा है कितने घंटे में बोलो, 12 घंटे में भर रहा है। अरे यहाँ तक किसी को दिक्कत है बोलो, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए है ना। देखो अब जरा, यहाँ तक हो गया, अब पूछ के आराम से। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, सर का कुछ काम आ गया था, तो कंटिन्यू करते हैं। देखो एक बार, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो ABC कर रहे हैं 4 घंटे में भर रहे हैं ना। चलिए दोस्तों, फिर कहा कि इन्हीं में से एक जो है वो 8 घंटे भर रहा है, दूसरा 12 घंटे भर रहा है। तो हमसे आगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि तीसरे पाइप को टंकी भरने में कितना समय लगेगा। A हो गया, B हो गया, C, तो C बताओ कितने घंटे में भर देगा। तो आप सभी को पता है, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ये पाइप और टंकी वाला है, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा वर्क होता है, जितना भी वो वर्क कर रहे हैं, उन सभी का हम पहले क्या लेते हैं, एलसीएम। पहले क्या लेते हैं हम, एलसीएम। हमने एलसीएम लिया किसका बोलो, 4, 8 और 12 का हमने एलसीएम लिया। एलसीएम क्या आएगा बोलो, 4, 8, 12 का एलसीएम जो आएगा आप तुरंत बता देंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12। 12 को 4 से कट रही है बोलो, हाँ कट रही है, लेकिन 8 से नहीं कट रही, तो 12 का टेल पर पढ़ो, 12 दूनी 24, 24 8 4 से कट रही है, 24 8 से कट रही है, हाँ जी हाँ कट रही है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। बड़ी संख्या को देखो, क्या वो छोटी संख्याओं से कट रही है, नहीं कट रही तो टेल पढ़ो, अब कट रही है तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम बोलो कितना हो गया, एलसीएम हो गया 24।
एलसीएम कितना हो गया 24। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर आप सभी कहेंगे सर 4 से इसको डिवाइड करने पर हमारी क्षमता आ जाती है। क्या आ जाती है, हमारी क्षमता आ जाती है। ये होता है कुल वर्क, ये होता है मेरा कुल वर्क, तो ये होता है मेरा क्षमता, ये होती है ये क्या होता है, ये होता है मेरा टोटल। लिख दूं, थोड़ा इंग्लिश में सीख लग रहा हो। ये हमारा टोटल को रिप्रेजेंट करता है, ये क्षमता होती है, ये इनका वो होता है वर्क होता है। तो ध्यान दो, फिर इससे डिवाइड करते हैं, 4 से 6 को डिवाइड करेंगे, 4 6 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। आप कहेंगे सर आप ये सब कर क्या रहे हो, तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपसे बताऊंगा। जब भी कोई वर्क दिया जाता है उस वर्क का जो एलसीएम होता है, एलसीएम रिप्रेजेंट करता है कि टोटल वर्क कितना है। जो टंकी भर रहे हैं वो टंकी कितने लीटर की है, टोटल वर्क क्या है 24 लीटर। तो आपने खुद देखा होगा। तो जो अब इससे हम बता सकते हैं कि जो ABC है, जो ABC है वो जो 24 लीटर की टंकी को भर रहे हैं वो कितनी क्षमता से भर रहे हैं, 6 की क्षमता से भर रहे हैं। जो ए है वो 24 लीटर की टंकी को कितने देर में भर देते हैं, 3 की स्पीड से भर देता है, ये इसकी क्षमता हो गई। बी जो है वो 2 की स्पीड से भर देता है, ये इनकी क्षमताएं होंगी। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है सी की देर में भर देगा सी। तो जो ABC हैं वो 6 की स्पीड से भर रहे हैं, ए भर रहा है 3 की स्पीड से, बी भर रहा है 2 की स्पीड से। तो अब मुझे बताओ कि सी कितनी देर में भर रहा है, तो मुझे सी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है। आप बताएंगे कि ए बी और सी की वैल्यू दे रखी है कितनी, ए बी सी की क्षमता कितनी है 6, ए की कितनी है 3, बी की कितनी है 2। तो यहाँ से हम सी की निकाल लेंगे, सी की निकाल लेंगे। आप बताएंगे जी हाँ निकाल लेंगे। सी की स्पीड कितनी है 1। तो आप मुझे बताएंगे कि 24 लीटर की टंकी को यदि सी भरने लग जाए तो सी भरेगा 1 की स्पीड से। कितनी स्पीड से, 1 की स्पीड से भरेगा। तो कितना टाइम लेगा उसे, 1 से डिवाइड करेंगे तो 24 घंटे में वो भरेगा, 24 घंटे में भरेगा। ठीक है जी। यदि मैं अगर यही कहता है कि बी कितनी देर में भर रहा है, तो 2 से इसको डिवाइड करते 24 को, तो कहते 2 से 24 को डिवाइड करते तो 12 घंटे भर रहा है। तो ऐसा जाता है हमारा। तो ये हो गया हमारा पाइप एंड टंकी का बहुत सिंपल सवाल होता है। जब भी क्वेश्चंस आते हैं उन सभी का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम रिप्रेजेंट करता है टोटल को, फिर यहाँ से इस टोटल को डिवाइड करने पे हमारी आ जाती है क्षमता, मतलब 1 दिन का कार्य यह आता है, 1 दिन का कार्य आता है। ठीक है जी। तो फिर हमसे सी का पूछ रहा था, हमें ये दिया गया है ए बी सी का टोटल कितना गया 6। हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, सी का निकाल लेंगे। तो सी की एफिशिएंसी होगी, क्षमता कितनी आ गई 1 आ गई। तो सी से यदि हम सी से 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 24 घंटा आ जाएगा। तो जो सी है वो 24 घंटे में टंकी को भरेगा, 24 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आओ। ये आ गया आपका किसका, CI/SI है। CI और SI का कॉम्बो है चक्रवर्ती ब्याज का। तो ये आ गया आपका चक्रवर्ती ब्याज क्वेश्चन। किसका आ गया बोलो, चक्रवर्ती ब्याज। जरा इसका आंसर दो भाई मुझे एक बार। चक्रवर्ती ब्याज देखो तो सही, आप ब्याज के मामले में कितना स्ट्रांग हो, बताओ जरा इसका आंसर। चलो चले मितवा इन चिंचिरा। चलिए भाई वेरी गुड, आंसर्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आप सभी प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो आप बढ़िया वाली, है ना, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, मजा आ रहा है सेक्शन में। सेक्शन को लाइक भी कर दो, है ना, सपोर्ट करो, मजा आना चाहिए सभी के साथ, है ना। ऐसा होना चाहिए कि हम बिल्कुल लाइव क्लास में बैठ के बिल्कुल सर के सामने पढ़ रहे हैं बैठ के। तो देखो इस क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन की ओर आओ जरा एक बार। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। कह रहा है कि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज के साथ दो वर्षों में 400 हो जाती है और 3 वर्षों में 500 हो जाती है। मुझे आप बताएंगे कि कोई राशि है, मतलब कोई प्रिंसिपल है P,
कोई प्रिंसिपल था हमारा, मुझे नहीं पता क्या है, मुझे ये पता नहीं क्या है, ये 2 साल में, मतलब यहां पे जाके हो जाएगा इसे 1 वर्ष, ठीक है, फिर यहां से यहां आएगा तो हो जाएंगे इसे 2 वर्ष। इसी पैसे को पहले साल चक्रवर्ती ब्याज लेगा तो कुछ और हो जाएगा, दूसरे साल कुछ और हो जाएगा, फिर ये अगली साल जाएगा तो यहां जाएगा 3 साल। बोलो हाँ है ना? अरे बोल दिया भी करो। चलिए दोस्तों, तो क्या कह रहा है कि जो पैसा है ये 2 साल में, मतलब डायरेक्ट 2 साल में, डायरेक्ट यहां से 2 साल की बात की, पहले साल की कोई जिक्र नहीं हुआ, 2 साल की बात हुई डायरेक्ट। तो जो पहले साल में है, पहली साल में देखो भाई नू कह रहा है कि 2 साल में 400, इस 2 साल में कितना लगता है 400 रुपये, 3 वर्ष में कितना हो जाता है 500 रुपये, 3 वर्ष में 500। हमसे पूछ रहा है तो वह राशि क्या है, ये पी की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है ये क्या है, ये क्या है। तो आप सभी को पता है चक्रवर्ती ब्याज मतलब बहुत आसान चैप्टर, किन के लिए, जिन्होंने परसेंटेज चैप्टर को पढ़ रखा है। परसेंटेज चैप्टर आता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस आता है, फिर ये चैप्टर आता है। तो देखो भाई बहुत ध्यान से, अब मुझे ना जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि 3 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में इतना, तो अब ये देखा करो कि जो आपका पैसा हुआ है 2 से 3 साल में जो हुआ है, 2 से 3 साल में जो पैसा हुआ है 400 से 500 हो गया, तो ये 400 से 500 जब हुआ तो ये 500 400 का कितने गुना है, बस ये ध्यान रखना कि जो पैसा हुआ 500, इस 400 का कितने गुना हुआ, फिर हम उसी हिसाब से पीछे आ जाएंगे और अपना आंसर निकाल देंगे। आप बताओगे सर मैं यदि 500 को 400 से डिवाइड करूं तो आप बताएंगे इसका मतलब आएगा 5/4, मतलब यहां से यहां की बात करूं, यहां से यहां की बात करूं तो ये हुआ है आपका 5/4 गुना, कितना बोलो 5/4 गुना। क्या सही है? आप बिल्कुल करेंगे, 400 का 5/4 गुना करो तो 4 से कट गया 100 और 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी 500, बोलो हाँ है ना। जो 400 से 500 कब आएगा, जब हम 400 में 5/4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 500 आ जाएगा। बिल्कुल सही सर, यहां तक हमारे समझ में आ गया, बिल्कुल सही है सर। इससे और चीज सिखाओ तो मैं बताऊंगा, यहां टाइम बताओ कितने का, ये जो 400 से 500 हुआ मतलब 4/5 गुना हुआ, ये हुआ 1 साल में, कितने साल में हुआ 1 साल है, बोलो हाँ है ना। चीजों को सीखा करो, रटो मत। 2 से 3 साल मतलब 1 साल में इतने गुना हो गया, 1 साल में 5/4 गुना हुआ। तो अब मुझे बताओ प्रिंसिपल हमसे कितनी दूर है, जो राशि है मूलधन है वो हमसे कितनी दूर है। आप बताओगे सर यहां से 1 वर्ष और यहां से 1 वर्ष, टोटल 2 वर्ष दूर है हमसे, कितनी दूर है बोलो, टोटल 2 वर्ष दूर है। अब मुझे बताओ 1 वर्ष में 5/4 गुना हो रहा है, तो 2 वर्ष के लिए मैं क्या लगाऊंगा, अरे ऐसे समझ में नहीं आया तो 2 वर्ष के लिए आप ऐसे सोच सकते हो, यहां से यहां जाओगे तब भी 5/4 गुना, यहां से यहां जाओगे तब भी 5/4 गुना। तो आप टोटल कह सकते हो कि जब पैसा हुआ 25/16 गुना हो जाएगा जब हम यहाँ आएंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें, अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं बता दो बस मुझे एक बार, कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप क्या कहेंगे कि सर जो ये प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल का 25/16 गुना क्या है बोलो, 25/16 गुना क्या है बोलो 400। कैसे 400, अरे इस प्रिंसिपल पे 5/4 गुना, फिर 5/4 गुना करने के बाद क्या जाएगा 400। जैसे 400 से 500 आया था 5/4 गुना, कितना 5/4 गुना ये आ गया था। इसी तरह 1 साल में 5/4 गुना हुआ, 1 साल में 5/4 गुना हुआ, तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल का 5/4 गुना क्या होगा 400 का, बोलो हाँ है ना, बिल्कुल सही होगा 400, बोलो हाँ है ना, अरे बिल्कुल हाँ होगा। तो मुझे बता दो कैसे निकाल लेंगे, आप बताएंगे प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई में 16 अपॉन में क्या 25, और इसी के साथ हमारा आंसर आ चुका है। तो कैसा आ गया 25 से कम 25 और 25 से काटो कितना जाएगा 8 बार, कितना जाएगा ये 25 चौका 100, 25 चौका 100, अरे क्या कर रहे हो सर 25 चौका 100, ठीक है 25 चौका 100, ये जाएगा 16 बार, कितना जाएगा ये आपका कट जाएगा 16 बार। अरे सर तुम तो सारा मिटा देते हो, कितना जाएगा 16 गुना, कितना था हमारा 400 गुना में 16 अपॉन 25, तो ये कट जाएगा इससे 16 बार, और 16 का स्क्वायर 256, तो क्या जाएगा 256। दोबारा देख लो भाई, दोबारा समझ लो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या देखना 2 वर्ष से 3 वर्ष मतलब 1 साल में ये
कितने गुना हो रहा है, 5/4 गुना हो रहा है एक साल में। तो फिर हम पिछाए, एक साल पिछाएं तभी 5/4 गुना होगा, एक साल पिछाए तभी 5/4 गुना होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल का इतना गुना होने पर क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, प्रिंसिपल का इतने गुना क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। बस आपको यही चीज लिखनी है, ये सब तो मन मन में करना है, टोटल काम आपको बस यहाँ सोल्व करना है, सोल्व यहाँ से करना है। 256 आ जाएगा, 256 इज माई राइट आंसर, क्या जाएगा, आंसर। ठीक है जी। चलिए दोस्तों, ऐसा सवाल आगे भी आएगा, उसे और अच्छे समझेंगे। नेक्स्ट सवाल आओ, ये भी बहुत सिंपल सवाल है, ये भी मैं ही कर दूंगा। देखो, एक धनात्मक पूर्णांक का 20 गुना उसके वर्ग से 96 कम है। एक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, जो पॉजिटिव है, जितनी पॉजिटिव वैल्यू है, +1 +2 +3 ऐसे। कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक का 20 गुना। मैंने अपने पास से मानना कि एक धनात्मक पूर्णांक जो है वो है क्या, x मान लिया है, x धनात्मक पूर्णांक है, इसका कह रहा है 20 गुना, तो इसका कर दो 20 गुना। ठीक है जी, इसका 20 गुना कर दिया मैंने, 20 गुना से कर दिया। उसके फिर कह रहा है 20 गुना उसके, किसके, जो भी धनात्मक पूर्णांक है उसके वर्ग से, इसका क्या कर दो, वर्ग कर दो। वर्ग से कितना कम है, 96 कम है। कम का मतलब अंतर कितना है, 96 कम है। अरे सर, आप कहेंगे सर ये तो 10वीं क्लास का सवाल आ गया, ये तो 10वीं क्लास का सवाल आ गया, जो हमने 10वीं क्लास में सीखा था, क्या, गुणनखंड। क्या सीखा था, गुणनखंड सीखा था। इसको सोल्व करो और यहां से क्या कह रहा, पूर्णांक क्या होगा, x की वैल्यू निकाल के बता देना मुझे, क्योंकि ये सवाल है गुणनखंड पर सवाल है। अगर किसी को नहीं आता तो मेरा फर्ज है पहले आज मैं सिखा दूं, नेक्स्ट जब भी प्रीवियस क्वेश्चन में लूंगा तब मत कहना कि सर गुणनखंड सिखाओ है। तो 96 के ऐसे फैक्टर करो जो घटाने पर क्या है, ऐसे फैक्टर करो जो घटाने पे क्या है, 20 आए, घटाने पे क्या है, 20 आए। तो मुझे बताओ 24 चौके कितने होते हैं, आप बताएंगे 24 चौके कितने हुए हैं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 6। वेरी गुड सर, आप 96 के ऐसे फैक्टर कर लो कि 24 गुना 4, इनकी मल्टीप्लाई करके तो क्या आएगा 96, और इनका डिफरेंस कितना आएगा 20। तो ये हमारा इक्वल, ये हमारी सही हो गया कि 96 के ऐसे फैक्टर कर लो जिनका डिफरेंस क्या हो, 20 हो। कहां से पता चला, इस माइनस से पता चल गया। तो बिल्कुल सॉल्व कर लो, x² माइनस 24 माइनस कितने, 24 माइनस 4 बाहर x आ गया, 96 बराबर 0। x की मल्टीप्लाई कर लो, 24x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस के 96। अरे 10वीं क्लास का सवाल है, मेरे सोल्व करवा रहे हो, पता नहीं क्यों। अरे 10वीं के सवाल मेरे सोल्व करवाओगे तो हो गया। फिर x माइनस 24 आ गया, x प्लस 4 आ गया, इक्वल में 0। क्या करते थे, 2 भाग में डिवाइड, x माइनस 24 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 24, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -4। अरे भैया माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती। क्वेश्चन में कहा है एक धनात्मक पूर्णांक, क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर +1 +2 +3, तो आंसर क्या होगा बोलो, पॉजिटिव। यहाँ क्या रहा नेगेटिव, ये तो गलत, तो सही आंसर क्या होगा 24 इज माई राइट आंसर। तो धनात्मक पूर्णांक क्या है, वो 24 धनात्मक पूर्णांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, आ गया रे, आ गया CI, आ गया, किसको साथ लेकर आया, SI को साथ लेकर आ गया। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जिसे सब कहते हैं अरे सर CI SI को आ गया क्वेश्चन, बड़ा हार्ड सा सवाल आ गया था, बहुत टाइम लग गया। अरे मैं क्या बताऊंगा, मैंने क्या कहा था, जितनी मैं बात बोल रहा हूं उसमें कहीं ना कहीं कुछ दम है। मैंने आपको पता था कि चक्रवर्ती ब्याज का, जब मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन कराया तो उस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, आप ट्री मेथड से ना करें क्वेश्चन को, आप ट्री मेथड की जगह आप बॉक्स वाले तरीके से जाएं, जो बॉक्स बनाते हैं। यदि 2 साल की बात कर रहा है तो 2 बॉक्स, 3 साल की बात कर रहा है तो 3 बॉक्स। अभी तक 3 बॉक्स का मैंने अभी तक 2020 के प्रीवियस क्वेश्चन में, अभी चल रहे हैं 2019 के, 2019 के क्वेश्चन चल रहे हैं। इन 2019 में भी मैंने आपका 3 साल वाला अभी तक नहीं देखा, 2 साल का आया है। आज मैं लास्ट बार 2 साल वाले का बॉक्स बना के आपको समझाने वाला हूं, बॉक्स बना के। यदि बॉक्स वाला आपने सीख लिया
तो तुम्हें काट दोगे पेपर में। ठीक है जी, आ जाओ। क्या कह रहा सुनो, ये क्वेश्चन भी नया यार भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे जितना मोस्ट लगाना ना, मोस्ट लगा लो जितने लगाने हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और नू हो जाएगा चुटकियों में। क्या कह रहा है कि एक नियत मूलधन का, मतलब मूलधन क्या है, फिक्स है मूलधन, एक नियत मूलधन का 5% की वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। जो कह रहा है उसको एक बार सोल्व लिख लो। अगर रेट की बात करें तो क्या कह रहा है 5%। 5% का मतलब क्या, 1/20। बोलो है ना। जो कह रहा है लिख लो, कह रहा है 2 वर्ष के लिए। टाइम की यदि बात करें तो टाइम दिया है 2 वर्ष। टाइम क्या दिया, बोलो, टाइम दिया है 2 वर्ष। अब आगे बढ़ो। कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें दिया है, बोलो, और दिया है CI माइनस SI का डिफरेंस दिया है हमें 1। CI SI का डिफरेंस दिया है हमें 1। करने के बहुत तरीके हैं, मैं कह रहा हूं इस सवालों करने के बहुत तरीके हैं। मैं जो सिखा रहा हूं वो भी सीख लीजिए, आपको अच्छे वाला आता हो। CI SI का डिफरेंस जब 2 साल की बात करता है तो जो CI SI के डिफरेंस की 5% जो रेट आती है वो क्या आती है, बोलो। अगर मैं बात करूं तो इनका डिफरेंस आता है 0.25%। यदि आप इतने लेवल तक के सोच रखते हो, इतने लेवल सोच रखते हो तो आप बिल्कुल बेस्ट हो कि ये सवाल कब से कहते हैं, CI SI का डिफरेंस कब, जब रेट 5% हो तो डिफरेंस क्या होता है, रेट के हिसाब से 0.25% होता है। क्या ये बात पता है आपको? अगर इस लेवल की आपके अंदर नॉलेज है तो आप तो उठा दोगे। लेकिन मैंने क्या बताया, हम अपने कंसेप्ट से चले जाएंगे। अपने जो हमारा एक कंसेप्ट रखो जिससे हम कोई किसी भी सवाल को तोड़ दें। तो ध्यान दो, इस जो मैंने लिखा था ना, इस सवाल से तो नहीं होता सवाल, नहीं हो जाता अपने आप, कुछ नहीं करना, सॉल्व हो जाता। लेकिन सिखाने के पर्पज से मैं आपको चीज सिखाऊंगा। अभी देखो, हम करने वाले CI SI का डिफरेंस दिया, तो हम CI SI का डिफरेंस कैसे निकाल लेंगे वो देखने के बाद। फिर कह रहा है मूल राशि बताओ, मूल राशि क्या होगी। हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। हमारा टारगेट प्रिंसिपल निकालना है। तो मुझे आपने एक चीज बताना, मैंने जब आपको सिखाया था आपको प्रिंसिपल नहीं पता, लेकिन हम प्रिंसिपल अपने पास से मान सकते हैं। हम अपने पास से प्रिंसिपल मान सकते हैं। आप बताएंगे सर कैसे मान सकते हैं? तो मैंने बताया था, जो भी आपकी रेट हो, जो भी आपकी रेट हो, उस रेट में जो नीचे लिखा हुआ है उसी की पावर क्या बना दो, टाइम। उसी की पावर क्या बना दो, टाइम बना दो। जो प्रिंसिपल आपका निकल कर आ जाएगा, ये क्या है, माना हुआ। क्या ये, माना हुआ। ध्यान रखना, ये एक्चुअल नहीं, ये है माना हुआ। पर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ही ऐसा है, जो लिखूंगा वही आंसर है, जो लिखूंगा वही आंसर है। तो सवाल ही बहुत ही सिंपल है। तो प्रिंसिपल यदि मुझे निकालना तो कैसे निकाल लूंगा, इस बटे में लिखी हुई की पावर क्या लिख दूंगा, टाइम। टाइम कितना, 2 वर्ष, 2 लिख दूंगा। तो प्रिंसिपल बता दो 400। प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल क्या हो गया, 400। अब बाई चांस क्या हुआ, इस क्वेश्चन में तो आंसर इसका क्या है, 400। लेकिन यहां मत जाना कि सर यहीं पर आंसर आ गया। आंसर ये आ गया हमारा आंसर, ऐसे मत जाना भी, क्योंकि ये तो सवाल ही ऐसा हम क्या कर सकते हैं। लेकिन यदि और भी अच्छा क्वेश्चन आएगा तो हमारा कंसेप्ट ये लगेगा। ये मत कहने लगा सर जी आंसर आ गया 400, आंसर आ गया, सही मौज कर दी मौज। अजी रुक जाओ, भी प्रिंसिपल आ गया। अब बताओ, प्रिंसिपल है, टाइम 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष के लिए आप चक्रवर्ती ब्याज किस तरीके से निकालते हो, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज। तो आप कहेंगे सर आपने हमें बॉक्स वाला तरीका सिखा रखा है। कैसे, यदि 2 साल की बात करता है, यदि 2 वर्ष की बात करता है तो सर आपने बताया कि आप 2 बॉक्स बनाओ। कितने बनाओ आप, 2 बॉक्स बनाओ। 2 कितने बनाओ, 2 बॉक्स बना लो। यहाँ 2 लिख लो, 2 साल की बात कर रहा है, प्लस इसका कर दो 1। यदि होते 3 तो 3 2 1 3 बॉक्स हो जाते। तो आप बताओ, सर आप कहेंगे कि प्रिंसिपल ये रहा, रेट ये रहा, तो बताओ 400 का 5% कितना होता है। आप मुझे बताएंगे सर 400 का यदि बात करूं 10%, तो ये रहा 10% क्या है, ये रहा। अब करना है 5%, तो 5% क्या हो जाएगा, इसका आधा। कितना हो जाएगा, इसका आधा 20 हो जाएगा। ऐसे मन में सोचा करो यार, अब वो टाइम गया कि लिख कर रहे हैं। तो 400 का 5% कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, अब इस 20 का 5% बता दो, इस 20 का 5% बताओ। तो 20 का 5% कितना होगा, सर आप बताओगे कि सर 20 का 10% तो हो जाएगा कितना, 2, और 5% इसका आधा मतलब 1। अरे सर जी मौज कर दिया आपने, तो क्या कर दी बोलो, अरे सर जी मौज कर दो तुम तो। आ जाओ, इसका 20% कितना हो जाएगा, 1। अब सर ये क्यों सिखा रहे हो मैं, तो मैं कहूंगा अरे आ जाओ रे आ जाओ। कैसे, जो ये पहली कॉलम होती है, ये पहली जो कॉलम होती है,
जो पहली कॉलम होती है यही हमारा CI होता है और यही हमारा SI होता है। जो पहले साल की बात करूं, मैं इस डिब्बे की बात करूं, अगर मैं जितने भी क्वेश्चन सिखाऊंगा ना आपको, उस सभी में जो पहला बॉक्स होगा वही आपका CI होगा और वही आपका SI होगा। ध्यान रखना मेरी बात। तो पहला यही CI है और यही SI है। तो अंतर क्या हुआ भाई, CI भी यही SI भी यही, तो हटा दो। अब जो बच गया, जो हमारा बचा 1 एकम 1, जो ये बचा यही क्या हमारा CI SI का अंतर। ठीक है जी, जो पहला बॉक्स होगा वही हमारा CI है, वही हमारा SI होगा। तो पहले बॉक्स को तो हटा दो, पहले बॉक्स को हटा दो क्योंकि ये सेम है, हमें कहेंगे ना अंतर। तो अंतर क्या हुआ, अंतर जो बचेगा वही हमारा अंतर है। अब मैं बताओ CI SI का जो अंतर है ये आ गया मेरा क्या अंतर। वो देखो पहला सवाल मैंने कराया, इसमें थोड़ा अटपटा लग सकता है, पर ध्यान रखना हर सवाल के तोड़ यही है। ध्यान रखना आगे मैं बहुत सवाल कराने वाला हूँ CI SI के, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना पहले से ही। प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, नीचे वाले की पावर लगा दो, टाइम को प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल का 5%, फिर इसका 5%, 2 बॉक्स है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार। ठीक है, पहला जो बॉक्स है वही हमारा SI है। क्यों है कि पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वही क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि इसके बाद ब्याज पे ब्याज लगता है, ब्याज पे ब्याज लगता है जब अगले साल जाते हैं। पहली साल वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज वही है, SI भी हमारा वही है पहले साल तो। लेकिन जब मैं दूसरे साल की बात करूंगा तो दूसरे साल में मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, अंतर निकल कर आ जाएगा दूसरे साल में। तो ये आ गया। तो बताओ अंतर हमें कितना दे रखा, आ जाएंगे सर हमारा अंतर बताओ CI SI, ये क्या हमारा CI माइनस SI। तो हमारा अंतर, हमारा 1 की वैल्यू क्या दे रखी, 1 ही दे रखी, 1 की वैल्यू 1 दे रखी। पूछ इसी रहा, प्रिंसिपल पूछ रहा, प्रिंसिपल कितना मानना हो हमारा 400 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू देकर 400 की वैल्यू पूछ रहा। तो बताओ 1 की वैल्यू 1 है तो 400 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 हो जाएगी। बोलो हाँ है ना। तो 400 इज माई राइट आंसर। बहुत मेहनत लगी है इसमें समझाने में, एक एक स्टेप को दोबारा वीडियो चलाना, दोबारा देखना, इस सवाल को समझ डाला तो पेपर उड़ा डाला। ठीक है जी, आ जाओ अब दोबारा इसकी प्रैक्टिस करना। रीजनिंग पर आ जाते हैं। रीजनिंग का सवाल बताओ। रीजनिंग में बताया गया है सॉल्यूशन के लिए ये दिया गया है, तो क्रोम को निम्नलिखित में से क्या लिखा जाएगा। क्या दिया गया भाई, ध्यान देखो क्या दिया गया, सॉल्यूशन को दिया गया है किससे, R5KT SH5M, इसको ये कोड किया गया। पूछ क्या रहा सर, इसका होता क्रोम का CROME, क्रोम का क्या हुआ। अब मुझे बताइए, जब भी हम देखते हैं पहले देखते हैं पोजीशन एक्सचेंज, कि इनकी पोजीशन एक्सचेंज तो नहीं की गई भैया। S इसमें है, T इसमें है, K नहीं है, मतलब पोजीशन एक्सचेंज नहीं की गई। पोजीशन नहीं हुई तो क्या हुआ, वो कॉमन, कुछ कॉमन है जी हाँ, कॉमन जरूर है। कॉमन क्या आएंगे कि सर O की कोडिंग क्या की गई है 5, O की कोडिंग की गई है 5, तो 100% जो O की कोडिंग होगी वो क्या आएगी 5, तो O की कोडिंग आएगी 100% निकल के आएगी 5। O की कोडिंग क्या आएगी बोलो, O की कोडिंग यहाँ निकल कर आ जाएगी आपकी क्या 5 आ जाएगी। तो बताओ O की जगह 5 रख दो, तीसरे नंबर 5 है, इसमें 5 नहीं है, ये तो पहली काट दो। ठीक है जी, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। चलो दोस्तों, एक तो ऑप्शन पहले गलत हो गया। तो कुछ कॉमन ले रखा, ठीक है, कॉमन हो गया। पहले पोजीशन कॉमन, फिर अपोजिट है सर, अपोजिट नहीं है। अब देखते हैं फोर्थ नंबर है फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस के लिए हमेशा क्या लिखते हैं, अरे बोल दो, प्लेस वैल्यू क्या लिखते हैं सर जी, प्लेस वैल्यू 19 पे, 15 पे, 12 पे STU, 21 पे, 20 पे, 9, 15, 14, 18, 5 तो है, K11, 20, S19, 8, 5, अरे 5 लिख भी दो, क्या गया 13, अरे हो गया रहा। सर बताओगे 19 में से एक गए 18, 12 में से एक गए 11, 21 में से एक गया 1, तो क्या हो रही है -1 की फॉरवर्ड कोडिंग हो रही है। आ जाओ क्वेश्चन कर दो। हो गया नहीं हो गया सवाल। पोजीशन पहले क्या देखना, पोजीशन, अपोजिट, कॉमन, उसके बाद अपनी
नंबरिंग पाना है, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, लास्ट में इलॉजिकल, लास्ट में फिर कॉम्बिनेशन। तो हमारा फोर्थ पैटर्न पे जाके हमारा सोल्व हो गया क्वेश्चन। तो कुछ मत करो, एक का कम कर दो, सी में से एक माइनस करोगे तो क्या जाएगा बी, आर में से एक माइनस करेंगे तो क्या जाएगा क्यू, 18 ना 17 पे आ जाएगा। और मुझे बताओ ओ की कोडिंग डायरेक्ट क्या है 5, एम में से एक माइनस करो 12 पे क्या जाएगा एल, और इसमें से एक माइनस करो कहाँ जाएंगे ई में जाएगा डी, तो क्या जाएगा 5LD, किसमें 5LD, 5LD रहा, बी क्यू 5LD, सी ऑप्शन इज माई राइट आंसर, सी ऑप्शन इज माई राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इस सवाल को, ये हार्ड सवाल है, आप मुझे इसका आंसर दो स्पीड से। पहले हार्ड सवाल करेंगे आप और इजी सवाल करूंगा मैं। मात्र 15 सेकंड का सवाल। चलिए दोस्तों, आंसर तो इसका हरी अप। चलिए भाई, मजा आ गया भाई। आप जितनी स्पीड से कमेंट करते हो ना, बस मजा आता है एकदम से भाई, लगता है कि हाँ भाई जो हम करा रहे हैं ना वो सभी के समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन की ओर आ जाओ एक बार। जिसका नहीं हुआ एक बार वो भी देख लो, जिसका नहीं हुआ वो भी देख लो, अरे वो भी देख लो, सब देख लो। देखो क्या कह रहा है कि ए बी का व्युत्क्रमानुपाती है। ए बी का व्युत्क्रमानुपाती कैसे लिखते हैं? देखो एक वर्ड तो होता है व्युत्क्रमानुपाती, ये फिजिक्स के वर्ड है ना, व्युत्क्रमानुपाती, और एक होता है अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती। इसका सिंबल कैसे लिखते हैं? इसका सिंबल लिखते हैं, उल्टा यदि भी लिखूं तो इसका सिंबल लिखते हैं, अरे ए क्यों ले रहे हो सर जी, कुछ और ले लो। मैं क्या लगूं, एम एन ले लो, एम का अपोजिट है, व्युत्क्रमानुपाती है एन, तो लिख दूंगा इस तरीके से, ये सिंबल इस तरह चलते हैं। अनुक्रमानुपाती में सामने बिल्कुल एम समानुपाती एन। सर इसका मतलब क्या, समझाओ थोड़ा सा। अरे सर जी थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी समझाता करो। अरे देखो इसका मतलब क्या, यदि m की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो n की वैल्यू क्या होगी, कम। ये होता है अपोजिट, मतलब व्युत्क्रम माने उल्टा। इसमें क्या होगा, यदि एक की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सर जी क्या हमारे सिलेबस में है? हाँ है, लेकिन क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन क्यों उड़ाओ, क्वेश्चन को उड़ा दो। देखो ए बी का व्युत्क्रमानुपाती है तो क्या लिखूंगा, ए बी का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है ना, पहली चीज डन होगी। सेकंड नंबर बोलो क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर पे क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है कि बी सी का व्युत्क्रमानुपाती है। कह रहा है कि बी जो है सी का व्युत्क्रमानुपाती है, बी सी का व्युत्क्रमानुपाती है। दूसरी बात हमारे सामने क्या होगी, ये हो गई बी सी का व्युत्क्रमानुपाती है। अब आप बताना, जब भी फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में क्या होता है, जब भी हम इस कांस्टेंट को व्युत्क्रमानुपाती या समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं, इसको हटाकर तो आ जाता है बराबर का निशान, इसको हटाकर तो आ जाता है इक्वल का निशान, और इसकी जगह एक कांस्टेंट आ जाता है अपने पास से, कुछ कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो। तो इसको हटा के बराबर आ गया, कांस्टेंट मैंने मान लिया के आ गया, कांस्टेंट क्या आ गया के, तो बराबर ए हमारा ऐसे कैसी बराबर, इसको हटा के बराबर आ गया, इसको जैसे हटाया तो कांस्टेंट आ गया के अपॉन में बी। बोलो है ना सर जी, समझ में आ गया। सर इसको भी सॉल्व करो, तो इसको पहले तुम यहाँ से सॉल्व कर लो, सी को यहाँ भेज दो और बी को यहाँ भेज दो। क्यों कर दो, क्योंकि उल्टे हैं, एक घटेगा बढ़ेगा कर सकते हैं, तो सी को इसको ऐसे ले लो थोड़ी देर के लिए। तो क्या कर लेंगे, अरे सर आप हमें क्या बताने वाले हैं, इसको हटाओ, इसको हटा के लाओ कांस्टेंट, इसको हटा के लाओ बराबर, और जैसे मैंने बराबर लिया एक आ गया कांस्टेंट के मान लो अपने पास से, अपॉन में क्या सी बराबर बी। बोलो है ना, अरे बोलते नहीं हो, मजा आया इतनी आई। अब बोलो ए बराबर में ये राइट साइड यहाँ भी है, राइट साइड यहाँ भी है। जब राइट साइड इक्वल हैं तो लेफ्ट साइड भी क्या होंगी इनकी, इक्वल ही होंगी। लेफ्ट साइड भी क्या होंगी इनकी, इक्वल ही होंगी। आया नहीं आया? अब मैं बताओ, यदि इसको हटाना हो, यदि मुझे इसको हटाना हो तो क्या, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए अनुक्रमानुपाती सी। ये ऑप्शन में होता तो ये भी सही था, ये ऑप्शन होगा तो ये भी सही है, तो हमारा आंसर होगा ए सी के अनुक्रमानुपाती है। तो ये क्या बोल रहा है, बी सी के अनुक्रमानुपाती, क्या बोला है यहाँ, ए सी का व्युत्क्रमानुपाती है नहीं,
क्या बोल रहा है, ए सी का क्या है, अनुलोमानुपाती, अरे क्या है, फिर सी का सुनो, ए स्थिर है नहीं, क्या कह रहा है आगे सुनो, ए बी सी का अनुलोमानुपाती है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। यहां लिखना चाहिए था अनुक्रमानुपाती, यह लिखना चाहिए था अनुक्रमानुपाती लिखना था ना, तो इसका आंसर क्या है, ए सी का अनुक्रमानुपाती है। ठीक है जी, दोबारा पैक लेना, ए बी का व्युत्क्रमानुपाती है, ऐसे लिख लो, इस चिन्ह को हटा के के ले आओ, ऐसे ही इसको लिख लो, बी इक्वल कर लो, बी नीचे है, बी नीचे है, तो जब इनकी राइट साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी, और इक्वल कर सकता हूँ, अनुक्रमानुपाती लिख सकता हूँ। सर जी अब क्वेश्चन करा दो दमदार स्पीड से, अब टाइम ले रहे हो बहुत जल्द है, अरे आलिया क्वेश्चन आलिया, देखो स्पीड से लेना, क्या लेना सर जी, अब थोड़ा सा स्पीड से कराओ, बहुत ही लगा रहे हो। कह रहा है कि दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में हैं, कह रहा है कि यदि इन दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिए जाए तो अनुपात ये हो जाता है, ये सवाल मैंने करवाया हुआ था फ्रैक्शन में। बोलो क्या कह रहा है, दो संख्याएं क्या है 3:3/7 के में है, कह रहा है कि यदि इनमें 8 जोड़ दिए जाए, क्योंकि ये अनुपात में है, ये ओरिजिनल नहीं है, तो हम क्या लेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ में लगा देंगे, ठीक है, तब जाके प्रॉपर आ जाएंगे। 8 जोड़ दिए जाए, 8 जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, 5/9 आता है, क्या आता है, 5/9 आता है। जब भी क्वेश्चन में x मानना आपकी मजबूरी हो, आपकी नीड हो, तो आप किससे आना, ऑप्शन से जाना, और अपने पास से x की वैल्यू अपने पास से रखो, जिसे रखने पर क्या जाए 5 और यहां रखने पे क्या जाए 9, तो अपने पास से आपने रख के देखा पहले 1 यदि रख के देखोगे तो 3 एकम 3 और 3 और 8 कितने होंगे 11, 7 एकम 7, 7 और 8 कितने होंगे 15, तो ये आया नहीं आया। 2 रख के देखो, 3 दूनी 6, 6 और 8 कितने जाएंगे 14, 7 दूनी 14, 14 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे 22, काट के देख लो एक बार, किसे कटेगा 7 और क्या 11, क्या आया नहीं आया। अरे 3 नहीं 4 रख के देख लो एक बार, क्या रख के देख लो 4 रख के देख लो, 4 x की वैल्यू क्या रख के देख लो, 4 रख के देख लो, तो कहेंगे सर 3 चौक 12, 3 गुना 4 प्लस में 8 अपोन में क्या 7 गुना 4 डिवाइड प्लस में 8, 3 चौक 12, 12 और 8 कितने होते हैं बोलो, 12 और 8 कितने होते हैं बोलो 20, और 7 चौक 28 और 8 कितने होते हैं 28 और कितने 36, सर 4 पंजे 20 और 4 निम 36, सर x बराबर 4 पर इक्वल हो गया हमारा, जो हमें लाना था इसे सोल्व करके ये लाना था, हमने सोल्व करके ये लिया है, इसका मतलब x बराबर 4 पर हमारी इक्वेशन क्या है, बिल्कुल सही है, x बराबर 4 पर। तो यदि x बराबर 4 पे तो हमारा आंसर क्या होगा, पूछ रहा संख्या बताओ क्या हो रहा था, इसने कहा था दो संख्याएं जो हैं इस रेशो में थी, 3:7 में थी दो संख्याएं, तो बताओ पूछ रहा है कि ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है, ये एक्चुअल संख्या क्या है, बताओ क्या संख्या है। हमने क्या माना था 3x/7x मानना था, तो मुझे बताओ 3 गुना x की वैल्यू कितनी 4, 7 गुना x वैल्यू कितनी 4, तो संख्या आ गई 3 चौक 12 और 7 चौक 28, 12 और 28 के रेशो में है, जी हाँ 12 और 28 रेशो में है, एक संख्या 12 है और एक संख्या क्या है 28 है। तो इस तरह से निकाल लेंगे, अपना क्वेश्चन लिखो, x की वैल्यू अपने पास से रखो, अपने पास से रखो, ये आ जाएगी, वरना तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते आप, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते बहुत टाइम लग जाता, डायरेक्ट अपने पास से रख के निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ क्वेश्चन किसका, SI का, साधारण ब्याज। अरे साधारण ही तो है, अरे साधारण है तो क्या निकालते हैं, फॉर्मूला सभी जानती है, पब्लिक सब जानती है, P/T/T/100, SI का फॉर्मूला है नहीं है, अरे सर जी सब है, SI दे रखा, हाँ दे रखा, 2000 रुपए की धनराशि पर 9 महीने में 180 का साधारण ब्याज है। अरे सर जी सब दे दिया, सब दे दिया, सवाल को तो सिंपल, इस सवाल को तो नर्सरी क्लास के बच्चे भी कर देंगे। आ जाओ SI का वैल्यू बताओ कितनी, SI के वैल्यू में 180 ब्याज, 180 बराबर प्रिंसिपल बोल लो 2000 प्रिंसिपल हो गया। इतने सिंपल सवाल भी देखो, रेट हमसे निकलवा रहा, टाइम बोलो, टाइम है कितने 9 महीने, ये 9 महीने है, साल बनाने के लिए 12 से डिवाइड कर दो, नीचे आ जाओ, नीचे क्या बोलो, नीचे है हमारा 100, इसको सॉल्व कर दो जल्दी से। अरे सर जी 2 0 से 2 0 काट दो, ठीक है सर जी, आ जाओ 4 से काट दो, 4 पंजे, ठीक है, और 4 से इसको काट लो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 से काट लो, 5 निम 45 काट लो, 9 से 9 काट लो, और रेट आई हमारी कितनी
12 की मल्टीप्लाई कर दो 12%, रेट कितनी आएगी, रेट हमारी आएगी 12%। अरे भैया कुछ नहीं था, सबकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू दे दी, बस ये पूछ रहा था। यहाँ लॉजिक क्या था, टाइम दिया था हमें कितने, 9 महीने, ये दिया था 9 महीने। यदि इसे साल में चेंज करना तो साल में करने के लिए हम क्या कर लेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी 9 बटे इतने साल आ जाएंगे। और कुछ नहीं था सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, DI का एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। DI का एक और क्वेश्चन आ चुका है। जैसे कि मैंने कहा था कि DI के मैं हर सेट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा। DI के 2 से 3 क्वेश्चन में कराऊंगा, क्योंकि DI आपकी डिमांड है। आपकी डिमांड के ऊपर ही मैं DI क्वेश्चन लाऊं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका में क्या पूछा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने वाले व्यक्तियों की क्या दी गई, परसेंटेज वैल्यू दी गई है। यदि मान लिए की जाए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले कुल संख्या कितनी है, भाई ये मेन है, ध्यान रखना ये मेन है, 12 लाख। 12 लाख कितने टोटल बात कर रहा है 12 लाख। तो यदि मुझे इस 15% की वैल्यू निकालनी हुई तो मैं कैसे निकाल लूंगा, मैं निकाल लूंगा 12 लाख का 15% क्या जाएंगे, C++ नॉलेज वाले, जिनको C++ की प्रोग्रामिंग की नॉलेज है वे आ जाएंगे। यदि मैं कह लगूँ कि मुझे 25% की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाल लूंगा, अरे भैया 12 लाख का 25% निकाल लूंगा। यही पैटर्न फॉलो होने वाला है। चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल लो। पहले सवाल में क्या बोल रहा है, बोलो। इस पहले वाले सवाल में हमसे बोल रहा है कि पाइथन, LICP और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी रखने वाले लोगों की औसत प्रतिशत कितनी है। अरे जैसे ही इसने मुझे आंसर दिया औसत प्रतिशत, जैसे ही इसने प्रतिशत लगा दिया, मेरे थोड़ी सी आसानी मिली, मुझे थोड़ी सी राहत मिली। क्यों, प्रतिशत में पूछ रहा, प्रतिशत में सारी वैल्यू दी गई है, टोटल को जोड़ूंगा, डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा चुटकियों में। किसकी बात कर रहा है, एक तो पाइथन, L और जावा, PLJ की बात कर रहा, PLJ एक कर रहा, PL और J, इन 3 की बात कर रहा। कुछ नहीं करना भैया, इनका क्या पूछ रहा, औसत पूछ रहा। तो औसत के लिए तो सिंपल है, तीनों को जोड़ो 3 से भाग कर दो, तीनों को जोड़ो 3 से भाग कर दो। क्या करना, तीनों को जोड़ो, 15% प्लस 10% प्लस में 10%, तीनों को जोड़ो कितने हैं, 3 से भाग कर दो, कितना जाएगा 10, 20, 30, 35/3। अरे काट लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 बचेगा 2 पॉइंट लगा, 3 × 18, 11 पॉइंट के लगभग है, 11.6 से 6 ये इस तरीके से होगा। इसी को क्या लिख लेंगे, 11.7% लिख लेंगे। तो बताओ रेशो क्या आ गया, रेशो आ गया हमारा 11.7% हमारा रेशो आ गया। क्या रेशो नहीं, एवरेज आ गया इनका, एवरेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चल लो, थोड़ा डाल कर लो। क्या कह रहा है कि C लैंग्वेज जानने वाले व्यक्तियों की संख्या, एक तो C लैंग्वेज जानने वाले की संख्या, ठीक है, संख्या पूछ रहा है, संख्या इसका मतलब 1200 का हम क्या निकाल लेंगे, C जितने भी जानते होंगे 1200 का इतने परसेंट निकाल लेंगे, तब जाकर हमारी C की वैल्यू आएगी। कह रहा है कि जावा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुपात, जावा जानने वाले जावा मतलब हमें C और J के बीच में क्या होता ना, अनुपात होता ना, C और J के बीच, C और J, C हमारा ये रहा, क्या C हमारा ये रहा और जावा वाले हमारे ये रहे। इनकी संख्या निकाल लो भाई, पहले इनकी संख्या निकाल लो। मतलब ये कितने परसेंट है, 25%। मतलब हमें क्या निकालना, 12 लाख का 25% और जावा में 12 लाख का 15%, ये हमें निकालना भाई। ध्यान रखना, थोड़ी सी डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो ध्यान रखना, मैं थोड़ा डायरेक्ट करके देखूंगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 क्या निकालना, 12 लाख का 25%। मैं कहूंगा भैया 10% क्या होगा, 10% होगा ये मेरा 1,20,000, 10% क्या होगा 1,20,000, तो 20% क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा 2,40,000। 10 भाई यहाँ पॉइंट लगा दूंगा तो हो जाएगा 10%, ये हो गया मेरा 10%। 20% करना तो 24, 1 2 3 4 हो जाएगा मेरा 20%। 5 और निकालना तो 12 का आधा कितना होता है, 6, 12 का आधा होता है 6, तो 1 2 3 4 और 6 मतलब कितना आता है 30, कितना आ जाएगा 30, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3, अरे भैया यार कितना आएगा, 3 लाख आ जाएगा, 1 2 3 4 5 कितना आएगा 3 लाख। ठीक है भाई, कैसा आया,
मैं बात करूं, ध्यान रखना कैसा है, दोबारा बताऊं एक बार। एक, दो, तीन, चार, पाँच। यदि मैं बात करूं 10% की तो एक पहले लगाओ, 10% कितना हो गया ये, 1 2 3 4। बात करूं 20% की तो इसके कर देंगे डबल, 20% हो गया हमारा ये। बात करूं 5% की तो 5% हो जाएगा 6, 1 2 3 4, जोड़ लिया हमने। और मुझे बता ये तीन मुझे करना था, कितना आ गया मेरा 25% क्या गया, 25% आ गया मेरा कितना 3 लाख। 1 2 3 4 5, ये आ गया मेरा 25% क्या गया 3 लाख आ गया, 25% क्या गया 3 लाख। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, 12 लाख क्या है 100%, 25% मतलब 1/4 मतलब 1/4, 4 से भाग करते 4 या 12, 3 लाख आ जाता है एकदम। इतना टाइम लगा दिया। नेक्स्ट आओ जावा का 15%, जावा का 15%। अब बताएंगे ये क्या गया मेरा सी। अब आओ जावा बताओ 10% तो ये है, 10% आप कहेंगे 10% तो ये रहा, 1 2 3 4, मैं लिख रहा हूं तुम्हें लिखना नहीं है, 10% तो ये रहा। 5% कितना था ये रहा, 5% ये रहा, तो जोड़ दो डायरेक्ट इन्हें, कितना था 15%। ये मन में है, मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ जिससे कि आप इन्हें समझ जाओ और मन में कर लो। कितना गया 18, 1 2 3 4, तो ये आ गया मेरा कितना 15% आ गया। इनके बीच में क्या पूछ रहा, अनुपात पूछ रहा। क्या पूछ रहा इनके बीच में अनुपात, 3 लाख और 1,80,000 के बीच में अनुपात पूछ रहा, 3 लाख और 1,80,000 के बीच में अनुपात। सी और जे, सी की वैल्यू कितनी है 3 लाख, 1 2 3 4, 30,000 है। 1 2 3 4 5 है 3 लाख। और जावा कितना है 1,80,000 आ गए। इनके बीच में अनुपात पूछ रहा, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 धाम और 3 छिंग, 2 से 5 और 2 से 3, तो 5:3 अंक के बीच में रेशो है, 5:3 के अंक के बीच में अनुपात है। अब देखो हमारे आगे क्वेश्चन में ना ये सब काम आएंगे, सी की वैल्यू क्या है, जावा की संख्या क्या है, ये हमारे आगे काम आएंगे, इसलिए आसान हो जाएगा सवाल। शुरू में जितनी मेहनत करनी है कर लो, आगे सब आसान हो जाता है, ये सभी पता है। अगर आज मेहनत करेंगे तो भविष्य में मौज ही मौज। ठीक है, तो वही कंडीशन हो रही, शुरू में मेहनत कर लो, आगे तो सब आसान होने वाला। आगे सुनो क्या कह रहा है, सी और कोबोल, ये कौन सी प्रोग्रामिंग है, कोबोल लैंग्वेज जानने वाले लोगों की संख्या का अंतर बताओ। भैया सी की तो पता हमें, सी की है 3 लाख, बस किसी निकाल लो, कोबोल की निकाल लो, कबूल कर लो। चलो ऐसा भी आज कबूल कर लो, कबूल है। आ जाओ किसी करना भाई, आ जाओ। कोबोल की, कोबोल कहाँ है, अरे कोबोल कहाँ है, कोबोल ये रहा, कोबोल की संख्या निकाल लो, मतलब 12% निकालना। मुझे बता 10% तो कितना है, 10% है 1,20,000, बोलो है ना, 10% ये है, तो बताओ 2% क्या होगा। 2% के लिए मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, 2% के लिए मैं आपसे क्या बोलता हूँ, 12 लाख है ना, 12 मैं 1% के लिए क्या बोलता हूँ, 2 अंक पहले लगाओ, डेसिमल 2 अंक पहले, तो ये हो गया मेरा 1%, मतलब 12,000 हो गया 1%, तो 2% कितना होगा, ये तो हो गया 1%। अगर 2% की बात करूँ तो इसका डबल, 12 दूनी 24,000, 24,000 क्या हो गया मेरा 2%, तो ये क्या हो गया 1,20,000 तो ये रहा, 24,000 और जोड़ दो, ये हो गया मेरा 10%, और 2% और हो जाएगा कितना 24,000, ये जोड़ दो तो डायरेक्ट आएगा 2,0,0,4,4,4, ये हो गया मेरा कितना 12% हो गया। ऐसे निकाल सकते हो, ध्यान रखना यार, ऐसे होंगे सवाल, घंटों भर नहीं निकालना है। तो ये क्या हमारा, तो सी का आ गया 3 लाख और कोबोल का आ गया 14 लाख, ये कितना था 0, 1,44,000। आ जाओ सी का हम जानते हैं 3 लाख, 1 2 3 4 5 6 लगा दो, 1 2 3 4 5, इतनी मेरी सैलरी हो तो मजा देखो क्या जाएगा। अगर 3 लाख मेरी सैलरी हो बहन लेगी, फिर देखो आ जाओ नेक्स्ट देखो, कोबोल क्या ही बोलो, अरे कोबोल कितनी थी 1,44,000। ठीक है, इनके बीच में क्या पूछ रहा, इनका पूछ रहा अंतर, इनके बीच में अंतर पूछा तो घटा लो।
तो ये देख लो 44 में 6 जोड़ देंगे 56, तो ऐसे आ जाएगा 156 आ जाएगा इसका आंसर 156। इनका जो अंतर आएगा कितना आएगा 156,000, ये आ जाएगा। यार हमारी 1 लाख यही हो जाए हमारी सैलरी, इसमें मौज आ जाएगी। ठीक है, आ जाओ। देखो हर चीज संभव है, हर चीज संभव है, बस 2 चीज होनी चाहिए। पहला कि आप अंदर से ना इतने प्योर हो जाओ, अंदर से इतने सच्चे हो जाओ कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो। इतने मजबूत मतलब है अपने आप को ना इतना कॉन्फिडेंस रखो कि आपके अंदर कुछ कमी ना हो खुद के पर्सनल से, कि बस ये रखो कि हाँ भाई अगर मेरा ये ना पढ़ने का टाइम चल रहा ना तो मुझे पढ़ना ही है, मुझे और कुछ नहीं करना। यदि मुझे स्कूटर काम सिखाया जा रहा है ना तो मैं स्कूटर का काम ही सीखूंगा। उस काम को सीखते सीखते फ़ोन नहीं चलाने का कि फ़ोन में रील देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। नहीं, प्योर करो अपने आप को। अगर मेरा स्कूटर सीखने का काम है ना तो मैं स्कूटर का ही ऐसा काम सीख लूंगा कि भविष्य में स्कूटर का शोरूम खोल दूंगा। स्कूटर चलो खत्म हो गया, एक्टिवा शोरूम खोल दूंगा। सब होती है स्टेप बाय स्टेप। अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छा रहन सहन होना चाहिए, ये सभी कहते हैं। और मेरा मानना है ये सब मैटर नहीं करता, सिर्फ क्या होना चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए बस। अच्छे कपड़े अपने आप आ जाएंगे, अच्छी चीज़ें, अच्छी हर चीज़ आ जाएगी जब आपकी मेंटलिटी सोच अच्छी होगी। आप अच्छा सोचोगे, अच्छी डायरेक्शन में दिमाग जाएगा, चीज़ें खुल चल जाएंगी और हर चीज़ आ जाएंगी। ठीक है, पहला अपने आप को प्योर कर लो और सेकंड सही सोचो, अच्छा सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ भाई, क्योंकि सारा जो वर्क चलने वाला ना हमारी लाइफ में, सारा काम यहाँ से चलने वाला है बस, और कहीं से नहीं चलने वाला। तो इसको जितना सोच विचार अपने अच्छे रखोगे ना मजा आने वाला है। देखो क्या कर रहा है, सी जावा और कोबोल 3 की बात कर रहा है। एक तो सी निकाल ली, जावा की निकाल ली, कोबोल की निकाल ली वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। अरे सी की बोलो 3 लाख, 1 2 3 4 5। जावा की अभी किसकी निकाल ली, चलो कोबोल की निकालो। कोबोल की 1,40,000। जावा की बताओ कितनी थी, अरे जावा की बता दो। जावा की आई थी हमारे सामने कितनी, 1,80,000। जावा कितनी, 1,80,000। 1,80,000 इनकी टोटल पूछ रहा। 0 0 0 4 8 4 12 1 कितना आगे 6, तो 624 ये आ गया। 624 इज माई राइट आंसर। तो मैंने कहा था शुरू में जितनी मेहनत करनी है ना, अरे कहाँ गया, शुरू में जितनी मेहनत करनी है कर लो, जितनी करनी है कर लो। लास्ट में देखो क्या हुआ लास्ट में। अरे लास्ट में हुआ क्या, सब रिजल्ट आपके सामने आ गए, सब रिजल्ट आ गया, हुआ आ गया, मतलब करा मिल गया सब। मेहनत करो आज, इतनी मेहनत करी जा रही है आपसे। लास्ट क्वेश्चन आया, कितने व्यक्तियों को सी लैंग्वेज की जानकारी है, कितने लोगों को। अरे भैया 3 लाख को लो। अरे क्या आता है, क्यों है ये था क्या यो, मुझे बताओ क्या आता है यो, समझे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अपूर्व मधु का पुत्र है, आ जाओ जी। ब्लड रिलेशन क्या कहा था, ब्लड रिलेशन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चल रहा है तुम्हारे एग्जाम के लिए। ठीक है, ब्लड रिलेशन कर डाला तो क्वेश्चन उड़ा डाला। आ जाओ क्या पूछ रहा है, अपूर्व मधु का पुत्र है। अपूर्व जो है मधु का पुत्र है, तो पहला बनाओ मधु और उसका बनाओ पुत्र। पहला बनाओ मधु ये रही फीमेल है, बॉक्स में तैयार कर दिया। मधु का क्या है, पुत्र है, तो पुत्र बना दो बराबर में। तो क्या आ जाए अपूर्व लिख दो ए। इसका पुत्र है तो इससे नीचे जनरेशन में आएगा इसका पुत्र। अपूर्व माने ए, पुत्र। ठीक है, विनोद मधु के पति का भाई है। मधु का क्या बना, पति, तो पति देव आ जाएंगे यहाँ पर, प्लस में आगे पति आगे, यहाँ पर पति ट्राइंगल में आ जाएंगे। ठीक है, विनोद मधु के पति, ठीक है, पति हो गया, ये पति क्या है, भाई आ जाएगा विनोद क्या है, भाई, तो यहाँ आ गया भाई। ठीक है जी, प्लस इंडिकेट करता है भाई शादी को, है ना, कि इनके बीच शादी हुई है, प्लस यहाँ ये दिखा रहा बस। आ जाओ क्या कह रहा है, अपूर्व और विनोद में क्या संबंध है, अपूर्व और विनोद में क्या संबंध है। अरे भैया आप बताओगे कि मेरे पापा के भाई क्या लगते हैं, मेरे चाचा लगते हैं।
और चाचा मुझे क्या बोलते हैं, भतीजा बोल रहा है कि मेरा 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 भतीजा आ गया भाई। तो क्या है बोलो, चाचा, अरे दो सब ऑप्शन दे रखे मैं, भाई तो होगा नहीं, ये तो गलत। चचेरा भाई और अपूर्व और विनोद में क्या संबंध है? अरे अगर यहां देखा जाए अपूर्व, अपूर्व क्या बोलेगा इन्हें भाई, अपूर्व यदि इनको बोलेगा क्या बोलेगा, अपूर्व के ये क्या है, पापा के भाई, मतलब चाचा, चाचा है ना। अपूर्व क्या बोलेंगे ना, चाचा। और ये क्या बोलेंगे ना, चाचा जी मुझे क्या बोलेंगे, भतीजा, क्या बोलेंगे, भतीजा। तो लेकिन यहाँ तो दोनों ऑप्शन है, चाचा भी है भतीजा भी है, तो इनमें से एक ही ऑप्शन सही होगा। चचेरा भाई हो नहीं सकता, ये भी गलत। देखो या इन दो में से कोई हमारा एक ही ऑप्शन सही होगा, या तो ये होता है चाचा भतीजा, ठीक है, बस ये ऑप्शन बेस्ट होता, फिर ए ऑप्शन सही होता, ठीक है। चाचा भतीजा, इनके बीच में रिलेशन क्या है, चाचा भतीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, आ जाओ आ जाओ। अब जितने भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है वो जल्दी कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बढ़िया वाले। कह रहा है कि गलत संख्या बताओ, गलत संख्या क्या होगी, बताओ जल्दी स्पीड से, गलत संख्या बताओ, गलत। चलिए दोस्तों, भाई इन नंबर सीरीज में तो आप परफेक्ट हो चुके हो, पूरे नंबर सीरीज में बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हो आप, आंसर बिल्कुल बता देते हो एकदम। प्रैक्टिस है ना, सारा खेल प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। तीन क्या संख्या अभाज्य, 3 की से नहीं कटेगी, 13 की से नहीं कटेगी, 43 नहीं कटेगी, 53 नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, लेकिन ये तो 7 से भी डिवाइडेड है। अरे ये क्या है, ये हमारी क्या है, भाज्य है, जबकि सभी क्या है, अभाज्य है। तो 63 इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बी ए की नानी की एक लौती बेटी है। बी जो है ए की नानी की एक लौती बेटी है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है? इसका आंसर बताओ, चलो देखता हूं किसका आंसर आता है इसका, बता दो इसका आंसर बताओ एक बार। भाई सभी कमेंट नहीं आए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सभी कमेंट नहीं आ रहे हैं। देखो एक बार, जिसने भी करे हैं उनका बिल्कुल सही है। अब इस क्वेश्चन को एक बार देखो, देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में कहा हमसे जो बी है, बी ए की नानी, बी जो है ए की नानी, पहले हाथ बनाओ, बी ए की नानी, ये बनाओ। देखो मैं बात करूं बी की, देखो बी ए रहा, बी जो है क्या बनाओ फिर, ए की बनाओ नानी, ये है मेरी ए। अब ए की नानी कैसे बनेगी, देखो दो जो नानी होती है, नानी कौन होती है, मम्मी की मम्मी, मतलब मेरी मम्मी और उनकी मम्मी, नानी लगेंगी मेरी। तो ए की माँ बनाओ पहले, ए की माँ, और इसकी भी क्या बनाओ, माँ बनाओ। तो ये क्या होगी बोलो, नानी होगी, मतलब ए की क्या होगी, ये नानी।
ए की क्या होगी ये, नानी, बोलो है ना। अरे बताओ, बी जो है ए की नानी की एक लौती क्या है, बेटी है, बोलो है ना। अब मुझे बताओ इसकी ये बेटी है नहीं है, बोलो ये क्या है, ये है नानी, है ना। अब नानी की एक लौती क्या है, ये बेटी, बोलो है ना। ये क्या है, ये है बेटी, बोलो समझ में आया नहीं आया। देखो बी जो है ए की नानी की एक लौती बेटी है, एक लौती बेटी कौन है, वो है बी, एक लौती बेटी बी है, ठीक है। पहले बी लिखा, ए की नानी, नानी कैसे बनेगी, मम्मी की मम्मी, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या बी एक लौती बेटी है, हाँ है, बी इसकी नानी की एक लौती बेटी क्या है, बी है। और बी कौन है, ए की मम्मी है। अब पूछ लगे कि बी का ए से क्या संबंध है, तो बताएंगे माँ का। पूछ लगे कि बी का ए से क्या संबंध है, देखो पूछ क्या लगा, ए बी से किस प्रकार संबंधित है। बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत सौ ने डी लगाया है, किसी ने बी लगाया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कहाँ से कहाँ जाना है वो देखना। कह रहा है ए किसी बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है, ए की, ए कौन है, मैं पूछ रहा है ए कौन है, बी से, ए का होगा बी से, बी से बताओ ए का क्या रिलेशन है, यहाँ बताओ, यहाँ बी से बताओ ए का क्या रिलेशन है, ए का, हमें क्या निकालना है, ए का, ये कौन है। तो आप बताओगे कि बी की क्या है, ये पुत्री है, बी क्या है, ये पुत्री है, समझ में आया। अब किसी ने आंसर दे दिया माँ, पूछ रहा था ए बी से किस प्रकार संबंधित है, किसी ने बी आंसर लगा दिया, बताओ डी लगा दिया, मदर नहीं लगाना है ना, तो क्या करना था, पुत्री। सुनो मेरी बात, क्या हुआ, बी ए की नानी की एक लौती बेटी है, एक लौती बेटी है, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि ए कौन है, तो हम बताएंगे ए कौन है, बी की पुत्री है ए, ठीक है जी। चलिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 में भी रिपीट हुआ, 19 में भी रिपीट हुआ। आ जाओ क्वेश्चन बताओ इसका आंसर। तो मैंने बताया आसान क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ और हार्ड क्वेश्चन सब आपसे कराऊंगा, है ना, हार्ड क्वेश्चन सब आपसे कराऊंगा। देखो इस सीरीज में क्या चल रहा है, बहुत ध्यान देखना भाई, बिल्कुल ध्यान देखना इस सीरीज को, बिल्कुल ध्यान देखना इस सीरीज को। देखो आप कहेंगे सर 1 और 3 को यदि मैं ऐड करूं तो क्या आ जाएगा, इन तीनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, बोलो 4, और 4 नंबर पे क्या क्या होता है, बोलो डी। बिल्कुल सही, दोबारा देख लो। देखो 1 और 3 को यदि तुम ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 4, और 4 नंबर पे क्या आता है डी, ठीक है। फिर इसके बाद जो 3 है, 3 क्या हुआ, रिपीट हो गया फिर, ठीक है। अब यहां भी वही सीक्वेंस चल रही है, 3 और 5 कितने होते हैं 8, और 8 नंबर पे क्या आता है एच, ठीक है भाई। फिर क्या हुआ 5 रिपीट हो गया, 5 और 7 कितने होते हैं 12, और 12 नंबर पे क्या होता है एल, ये बात सही है। तो अब आगे क्या हुआ, आगे पहले तो ये 7 रिपीट होगा, पहले तो ये 7 रिपीट होगा। अब बताओ 7 किसकी स्टार्टिंग में, भैया 7 सभी की स्टार्टिंग में। अब यार चलो फिर बताओ क्या होगा, फिर यहां पे क्या आएगा और यहां पे क्या आएगा। तो सीक्वेंस देखो, इनके बीच में अंतर होगा कितने का, इनके बीच में जो अंतर है वो है 2 का। यदि मैं अंतर की बात करूं तो इनके बीच में अंतर है 2 का, यहां भी 2 का अंतर, यहां भी 2 का अंतर, तो यहां भी कितना का 2 का, तो यहां आएगा 9, बोलो हाँ है ना, यहां क्या आएगा 9 ही आएगा। यहां क्या आएगा, बोलो यहां 9 ही आएगा, क्या आएगा 9। अब बात रही इस बीच में क्या आएगा, तो बीच में निकालने के लिए सर आपने बता तो दिया, इन दोनों को जोड़ो, जो आएगा वही लिखना है। 7 और 9 कितने होते हैं, इनको जोड़ने पे आएगा 16, और 16 नंबर पे क्या आता है ओ, पी आता है पी, 16 नंबर पे आता है पी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 7P9, 7P9, 7P9 इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, कितने क्वेश्चन बचते हैं, 2 क्वेश्चन बच रहे हैं बस, 2 क्वेश्चन कर दिए। अरे आला आ जाओ, क्या पूछ रहा है, ये आ गया आपका डिस्काउंट क्वेश्चन। किसका आ गया, डिस्काउंट पे। अगर बात करें हम डिस्काउंट चैप्टर की, छूट, ठीक है जी, बट्टा
खोल दिया सिर में घट्टा। जाओ क्या पूछ रहा, किसी वस्तु पर दिए जाने वाले क्रमागत छूट कितनी कितनी है, 10% की, 15% की, 20% की छूट देख के क्या लगेगा, अरे सर जी देखो कितनी छूट मिल ली, 10, 15 और 20 मतलब टोटल बैठ की 45% की छूट। कितनी मिल ली, 45% की छूट मिल रही है। लेकिन ये 45% की छूट नहीं है। देखने में तो लगता है 45% की छूट है, लेकिन 45% की छूट है नहीं। तो ये कितने परसेंट की छूट है, तो आप बताएंगे सर ये 45% की छूट ना होकर कितनी है, 45 से कम है। तो ये बताओ कितनी है, समतुल्य छूट बताओ कितनी है। मतलब यदि हम तीनों कॉम्बिनेशन करके देखें कि टोटल छूट कितनी है, तो हम बताएं क्या कैसे करेंगे। इसे करने का कई तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं, लेकिन फ्रैक्शन से बहुत जल्दी होता है सवाल। फ्रैक्शन से मैं एक बार सवाल को फ्रैक्शन से करके देखता हूँ, फिर दूसरा मेथड ही बता दूंगा, अगर अच्छा लगा तो कर लेना। देखो 10% की बात कर रहा है, किसकी कर रहा है बोलो, हमारे से कर रहा है वो 10% की बात। देखो 10% मतलब 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। यदि 10 की कोई चीज है तो उस पर इसने 1 की दी छूट, क्या दे दी, 1 की दी छूट। छूट का मतलब माइनस हो जाएगा, 1 की छूट देती मतलब 10 की चीज तो कितनी होगी 9। तो जो चीज 10 की थी वो कितनी की दी उसने 9, 1 की छूट देके बेच दी उसने। फिर कह रहा 15%, तो 15% का मतलब बता दो कितना होता है, 15 बटे कितना 100, 5 से 3, 5 से 20। जो चीज 20 की थी, जो चीज 20 की थी उसने 3 का दे दिया डिस्काउंट, कितनी बेची 17 की बेच दी। 20% का मतलब होता है 1/5। 5 की चीज थी, 1 का डिस्काउंट दिया, 5 की चीज 1 की डिस्काउंट कितनी बेची 4 की। तो इसको सोल्व कर लो, क्या हुआ, ये क्या है पहले का, ये क्या है डिस्काउंट वाला। तो अब इसको सोल्व कर लो जरा स्पीड से, देखो एक बार 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 25 धाम 250, कितना 25 धाम 250। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 17 निम्मा 153, 17 निम्मा 153। तो कितने की छूट हुई बता दो, अरे भैया बता दो, 250 का सामान 153 में बेच रहे, तो कितने की छूट हुई, अरे घटा लियो जरा, 47 और 50, 47 200 बन जाएंगे, इतना और जोड़ लो, 50 और जोड़ लो, 7 9 97 की छूट दी है। कितने बोलो 250 पे, 250 पे दी है। अरे परसेंटेज में निकाल लो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 0 से एक काम करो, एक काम कर लो, 25 से काट लो, कितनी बार 25 धाम 250, 25 चौका 100, ठीक है जी। अब 2 से काट लो, 2 से काट लो 5 बार, 97 दूनी कितने होंगे, 97 दूनी कितने होंगे बोलो, 196 हैं, 194, 5 से डिवाइड कर लो, 5 तिया 15, बचे कितने 4, 5 अट्ठे 40, बचे 4, 5 अट्ठे 40, 48.8 इज माई राइट आंसर। मतलब देखने में तो लग रही थी कितने की छूट है, 45% की, लेकिन है कितने की, 38% की छूट है, ठीक है जी। छूट मतलब हटा दो, 10 में से 1 की छूट दी 9 में की, 20 की छूट, 20 में 3 की छूट देगी 17 की बेची, 5 में की छूट देगी 4 की बेची, थी कितने की 250 की बेची, कितनी इतनी, कितना कम हुआ 97 कम हुआ, कितने पे हुआ 250 पे कम हुआ, परसेंटेज निकाली 48%। नेक्स्ट आ जाओ भाई, ये आज का लास्ट सवाल है, इसके लिए मैं आपको टाइम देने वाला हूं, टाइम स्टार्ट एंड टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम स्टार्ट हो गया रे, टाइम स्टार्ट हो गया। आया भाई सवाल, आंसर किसी का आया नहीं आया? चलिए भाई आज का लास्ट सवाल है, इस सवाल को करते हैं और आज का सेक्शन यहाँ तक ही रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को भी घर भेजते हैं जल्दी से,
इसे भी बहुत देर हो रही है बेचारे, बहुत देर से रखा हुआ लाइन में। इस सवाल को भी कर लेते हैं। देखिए सीक्वेंस क्या हुआ, 2 से हुआ 6, 6 से एकदम 30 हो गया, 30 से 60 हो गया डबल, 6 से 60 से हो गया 120, 30 से हो गया 200 हो गया। देखो 2 से 6 कैसे हुआ होगा और यहाँ से यहाँ कैसे हुआ। देखो ये कैसे बना, ये कैसे बना ध्यान दो, 1 का क्यूब करा, ठीक है, प्लस 1 मैंने कर दिया, 1 का क्यूब करा, ध्यान देना भाई, देखो 1 का क्यूब करा और 1 जोड़ दिया, ठीक है जी। ये कैसे बना, 2 का क्यूब करा और 2 घटा दिए, बोलो है ना, अरे बोलो 2 क्यूब करा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 2 गए कितने बजे 6, ये आ गया। ये कैसे बना, अब बोलो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसे बना होगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, पहले जोड़ा फिर घटाया, अब क्या जोड़ दो, 3 3 होती है 27, 27 और 3 30, वेरी गुड। ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, तो ये कुछ मत करो, 3 का क्यूब हुआ, यहाँ 4 का क्यूब प्लस हुआ, इस बार माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ 5 का क्यूब माइनस हुआ, इस बार प्लस हो जाएगा, यहाँ 6 का क्यूब प्लस हुआ, इस बार माइनस हो जाएगा। तो यहाँ की संख्या कैसा आएगी, 7 का क्यूब प्लस में 7, ये आ जाएगा। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 7 49, 7 9 63, 343 है, 7 का क्यूब 343 और 7 और जोड़ दो इसी में, कितना आ जाएगा भाई 350, 350 इज माई राइट आंसर। तो दोस्तों आज हम कर चुके हैं, कितने सवाल कर लिए आज, बहुत सारे सवाल कर लिए और हर एक पैटर्न पे लगभग हर एक पैटर्न पे हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। इसी टाइप के इसी पैटर्न पे आगे सवाल आने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन तुम्हारे, इन सब की प्रैक्टिस करके रखना, पहले से इनकी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से रखना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल क्वेश्चन को कोशिश करूँगा अपने पास से भी लगभग क्वेश्चंस को मैं 10 सेकंड में कर दूँ क्वेश्चन, है जिससे कि एक ही वीडियो में बहुत सारे सवाल आ जाएँ। अभी तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन ही आ पाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, 30 क्वेश्चन करे हैं, लेकिन सभी पेपर में आए हुए क्वेश्चन ही हमने करे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का मेरा सेक्शन कैसा लगा, आज मैंने क्लास बहुत आराम से ली है, क्योंकि ज़्यादा चिल्लाने से क्या होता है, मेरा भी बीपी हाई हो जाता है और गला दुखने लगता है, एनर्जी डाउन हो जाती है। तो मौसम अच्छा है इसलिए मैंने आराम से क्लास ली, कहीं की जल्दीबाजी नहीं करी, क्वेश्चन को भी समझाना हुआ तो आसानी मतलब आराम से समझाया। अगर आपको वीडियो थोड़ी स्लो लगती है ना, तो आप थोड़ा फास्ट करके देख लिया करो, कोई बात नहीं होती है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ 2018 के और 2021 के प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ, जो मैथ के भी होंगे प्लस उसमें रीजनिंग के भी होंगे, है ना दोस्तों। तो जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, अपने से बड़ों का सम्मान करो, क्योंकि आप बड़ों का सम्मान करेंगे तो आप ना बिल्कुल आराम से रहोगे, क्योंकि दिमाग में कोई टेंशन नहीं है भाई, मतलब मस्त मोड़ा रहना बिल्कुल, है ना। और माता पिता का जितना सम्मान किया जा सके, जितना उनके लिए किया जा सके वो करो, बिल्कुल करो, ठीक है। क्योंकि अगर वे हैं तो हम हैं, अगर जब वे जाएंगे ना तो हमें लगेगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ हो गया। तो लाइफ में कोई भी जा रहा कोई भी आ रहा, सब छोड़ो, अपने ऊपर फोकस रखो, अपने माता पिता का ख्याल रखो, और 2 चीज़ बिल्कुल रखो, अपने आप को कभी भी अंदर से नेगेटिव मत होने देना। अब अंदर से नेगेटिव हो जाओगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, और कॉन्फिडेंस गिरा तो समझ लो आपका सब चीज़ गिरने वाला है। लाइफ में जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है वही लाइफ को अच्छे से जी रहा है, अदरवाइज तो दूसरों से नज़रें छिपा के घूमना फिरता है, ठीक है। पहला, अपने आप को पॉजिटिव बनाओ अंदर से। सेकंड, अच्छा सोचो, बस सोच अपनी अच्छी रखो, सब चीज़ हो जाएगी। जो आपने टारगेट बना रखे हैं, जो गोल बना रखे हैं, सब पूरे हो जाएंगे गोल, ठीक है। तो कभी मत सोचो कि मैं सक्सेस नहीं हूँ, हम हमेशा सक्सेस हैं। कब तक? जब तक हम अंदर से प्योर हैं और हमारी सोचने की क्षमता हमारी पॉजिटिव है। तो
तो बस यदि हमने भविष्य में कुछ छोटा भी काम स्टार्ट करा ना, हम उस छोटे से ही अपना पूरा अखाड़ा जोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास पावरफुल चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।